देखो बेटा, अब हम लोग अभी हमने प्लेन मिरर से डेविएशन सीखा है ना, और अब हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में सीखेंगे। ऑब्जेक्ट और इमेज ये दो टाइप के हो सकते हैं, रियल और वर्चुअल। क्लियर? रियल और वर्चुअल ये क्या होता है देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, हम कैसे पता लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पर है। सिचुएशन, तो हमें दो चीजें देखनी है, समझना। पहली बात, ऑब्जेक्ट कहां है, मतलब सिचुएशन क्या है, पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, और दूसरा कि वो ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल ऑब्जेक्ट की। तो रियल ऑब्जेक्ट, अब सबसे पहले कौन सी रेज ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्टिकल एलिमेंट, ऑप्टिकल एलिमेंट मतलब जैसे मिरर है, लेंस है ना, ये सब ऑप्टिकल एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर? अब ऑप्टिकल एलिमेंट मान लो एक मिरर ही है, इस मिरर पर कुछ रेज गिर रही हैं, कुछ रेज इंसिडेंट हो रही हैं। ठीक, तो वो इंसिडेंट रेज मतलब बीम बोल दो, इंसिडेंट बीम कैसी हो सकती है। तो तीन टाइप की हो सकती है वो, या तो पैरेलल होगी, है ना, या डाइवर्जिंग होगी, या फिर कन्वर्जिंग होगी। ये मैं आपको बता चुका हूं। अब इन्हीं के बेस पर हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की सिचुएशन, पोजीशन क्या है और ऑब्जेक्ट कैसा है। तो चलो देखते हैं। तो एक बात और बता दूं, ऑब्जेक्ट से रेज आती हैं, अब ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट से रेज आती हैं या फिर ऑब्जेक्ट की तरफ रेज जा भी सकती हैं। ठीक, अब समझो, पहले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो देखो, अगर मैं मान लूं ये एक ऑप्टिकल एलिमेंट है, ये क्या है, ऑप्टिकल एलिमेंट, ये मिरर, लेंस, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अगर इस ऑप्टिकल एलिमेंट पर डाइवर्जिंग रेज आ रही है, देखना कैसी रेज आ रही है, डाइवर्जिंग। कैसे? एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, ऐसे देखो ये रेज डाइवर्जिंग है। एलिमेंट पर इंसिडेंट रेज, ध्यान रखना, इंसिडेंट रेज जो होती हैं किसी एलिमेंट पर, ऑप्टिकल एलिमेंट पर, ये है ऑप्टिकल एलिमेंट हमारा, ऑप्टिकल एलिमेंट। मैंने बोला ये कुछ भी हो सकता है, ये मिरर भी हो सकता है और लेंस भी हो सकता है। तो ऑप्टिकल एलिमेंट पर जो रेज इंसिडेंट होती हैं वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। अब ये बताओ ये रेज कैसी हैं, तो आप बोलोगे सर डाइवर्जिंग रेज है, क्योंकि ये दूर दूर होती जा रही हैं। इनका पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, तो इनको पीछे बढ़ा दो, तो देखो ये मिल गया हमें इनका पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। तो ये जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस होता है, मैं इसको O बोल देता हूं। ठीक, पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। अब हम ये भी तो बोल सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा क्या ये रेज एक्चुअली में O से आ रही होंगी, बिल्कुल सही बात है। ये रेज का सोर्स कहां होगा, यही तो होगा, तभी तो ये रेज ऐसे आ रही है। हवा में थोड़ी ना रेज प्रोड्यूस हो जाएंगे, यहीं से रेज हवा में प्रोड्यूस कर दी, कोई सोर्स होता है। तो क्या ये रेज एक्चुअली में इस O पॉइंट से आ रही है? हाँ आ रही है, एक्चुअली में आ रही है। तो यहां पर एक्चुअली में एक ऑब्जेक्ट है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? रियल ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा O इज रियल ऑब्जेक्ट। इतनी छोटी सी बात है यार, देखो आप समझ सकते हो इतना तो, है ना। अच्छा, बिल्कुल खत्म हो गई बात, इतनी ही बात थी। अब हम बात करते हैं रियल ऑप्टिकल एलिमेंट हमारा, ध्यान रखना। तो ये फर्स्ट केस हो गया। अब मान लेते हैं ऑप्टिकल एलिमेंट ये है, पहला केस क्लियर है। अगर एक्चुअली में रेज किसी पॉइंट से आ रही है, कौन सी रेज? इंसिडेंट रेज जो ऑप्टिकल एलिमेंट पे गिर रही है, अगर वो एक्चुअली में किसी पॉइंट से आ रही है तो वो पॉइंट क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट को, मतलब O पर हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। कौन सा? पॉइंट ऑब्जेक्ट O पे रखा है और ये रियल ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब मान लेते हैं रेज ऐसी आ रही है, देखना ऐसे 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 ये रेज आ रही है। अब ये बताओ क्या ये रेज, देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, ये रेज किस पॉइंट की तरफ जाती हुई प्रेजेंट हो रही है। अब ये देखो रेज ये वाली वहां से पता नहीं कहां से आ रही,
ये वाली पता नहीं कहां से आ रही होगी, ये वाली यहां पता नहीं कहां से आ रही होगी, तो हम यहां पर पोजीशन नहीं बता सकते कि ऑब्जेक्ट कहां है। तो ये सारी रेज आगे बढ़ा दो, ये कन्वर्जिंग रेज है। कैसी है? कन्वर्जिंग रेज। इनको आगे बढ़ाओ, तो देखो इसको आगे बढ़ाया तो ये बढ़ गई, इसको आगे बढ़ाया ये बढ़ गई, इसको आगे बढ़ाया ये बढ़ गई। तो ये एक पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है यार, अगर ये कन्वर्जिंग रेज है तो इनका जो ये पॉइंट है O, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ, यहां पे O क्या है? पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। यहां O क्या है? पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। ये सॉरी, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जिंग रेज है ना, ये कन्वर्जिंग रेज है, तो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस बोलेंगे। और ये O, अब ये बताओ क्या ये रेज एक्चुअली में O से आ रही है? O से तो आई नहीं यार ये, और ये रेज आ रही होंगी वहां कहीं से, और वहां मुझे पता नहीं बता सकता मैं कहां से आ रही है। ठीक, तो फिर इसका मतलब हुआ ऐसी सिचुएशन में हम ऑब्जेक्ट को कहां पता करते हैं, कहां है ऑब्जेक्ट? तो ये जो रेज है इनका जहां पे ये मिलने वाली होती हैं, सीधी बढ़ा दो। यहां पे कुछ वो नहीं करना रिफ्लेक्ट करा दो, नहीं, अभी मैं बिना रिफ्लेक्शन के बात कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। सीधी रेज जो आ रही थी, मैंने देखा ये वाली रेज कन्वर्जिंग थी, तो इनका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहां से एक्चुअली में आ रही होंगी। क्या ये, अब ये देखो डाइवर्जिंग, ये कन्वर्जिंग रेज है, कन्वर्जिंग रेज है, तो यहां पे ये मिलने वाली हैं, एक्चुअली में नहीं मिलेंगी। ये रेज क्या एक्चुअली में यहां पे मिलेंगी? नहीं, ये यहीं से रिफ्लेक्ट जो भी होगा कुछ हो जाएगा। तो यहां पर मैंने बोला था ऑब्जेक्ट से रेज आती हैं, तो रियल ऑब्जेक्ट से रेज आती हैं। देखो ये रियल ऑब्जेक्ट है, इससे एक्चुअली में रेज आ रही हैं, लेकिन यहां पे जो रेज आ रही होंगी मुझे नहीं पता, आई कांट कंफर्म कि किस पॉइंट से रेज आ रही है। और मैं इन्फिनिटी से भी नहीं बोल सकता कि ये रेज इन्फिनिटी से आ रही होंगी, क्योंकि इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो तो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, आती हैं या फिर इन्फिनिटी पे जाती हैं। यहां इन्फिनिटी पे जाएंगी और यहां इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो ये पैरेलल है, इसलिए मैंने बोला कि इन्फिनिटी से आ रही हैं या इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। तो मैं यहां पे नहीं बोल सकता कि इन्फिनिटी से आ रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहां नहीं बता पा रहे हैं कि एक्चुअली में रेज कहां है इनके लिए, ये कहां से आ रही हैं, तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होने वाली होंगी, ये इस पॉइंट को आप बोलोगे कि ये ऑब्जेक्ट है। कैसा? वर्चुअल, क्योंकि ये रियल नहीं है, रियलिटी में ये रेज इससे थोड़ी आ रही है। समझ गए? तो हम इसको बोलेंगे क्या? O को बोल देंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कैसा? पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है O पर इमेजिन कर लो आप। ऐसा क्यों कर लिया इमेजिन? ऐसा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि लाइट एक प्रिंसिपल को फॉलो करती है, वो हमें जरूरी नहीं है जानना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं इसको। ठीक, अभी सीखेंगे हम लोग इसको, थोड़ा सा सीखेंगे, लेकिन ये सब तो तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है O, ये है हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये दो केस आई थिंक, अच्छा ये हमेशा के लिए वैलिड है, ये सिर्फ मिरर में ही नहीं, कुछ भी हो हर जगह हमेशा वैलिड होगा। चलो अब पैरेलल बीम के लिए देख लेते हैं। तो ये हमारा ऑप्टिकल एलिमेंट है और मैंने क्या किया, पैरेलल रेज भेज दी। अच्छा, पैरेलल रेज भेज दी, तो मैंने अभी जो दो केस में आपको बताया कि ये कहां से आ रही होंगी, तो ये रेज कहां से आ रही है? ये तो इन्फिनिटी से आ रही है, कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। अच्छा, ये एक्चुअली में आ रही है क्या? बिल्कुल इन्फिनिटी, पैरेलल आ रही है, दिख रहा है कि पैरेलल आ रही है, तो फिर पैरेलल रेज तो इन्फिनिटी से आती है। तो यहां इस इन्फिनिटी पे यहां पर हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा, मुझे नहीं पता कैसा होगा, जो भी हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो आप, बड़ा ऑब्जेक्ट भी मान सकते हो। तो हमारा यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा? यहां पर एक बड़ा सा, इन्फिनिटी से आता है तो बड़ा ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो यहां पे एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखा होगा कोई, उससे रेज आ रही है, तो रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये रियल में आ रही है इन्फिनिटी से, तो रियल ऑब्जेक्ट एट, ये कौन सा इन्फिनिटी होगा इस तरफ? माइनस इन्फिनिटी, है ना? अच्छा, क्या ये रेज, हम ये बोल सकते हैं कि यहां आगे देखो, ये वाला केस, अभी ये वाला केस बताया मैंने, अब ये वाला केस अगर हम इसमें अप्लाई करें, तो ये जो रेज है ये यहां आगे एक और ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं इनको डायरेक्ट सीधा भेज दूं, तो ये कहां मिलने वाली होंगी, ये रेज कहां मिलेंगी?
जैसे यहां पे इन रेस को तुमने सीधा भेजा, यहां मिल रही तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ऐसे ये वाली रेस अगर मैं सीधा आगे भेज दूं तो ये इन्फिनिटी पे मिलेंगी। तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन यहां से एक्चुअली में तो ये यहां से आ रही है, लेकिन ये रेस जो होती हैं पैरेलल वाली, ये हमारी दोनों ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। कौन से? रियल को भी और वर्चुअल को भी। तो अगर मैं यहां से देखूं तो ये एक्चुअली में यहां से आ ही नहीं है, दिख रहा है, ठीक है। और तो यहां पे हमारा रियल ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी। अब ये वाली रेस मिलेंगी कहां? आ तो नहीं रही। हम ये तो नहीं बोल सकते कि यहां इन्फिनिटी पे, हम ये बोलेंगे कि ये रेस यहां इन्फिनिटी पे मिलेंगी, ये बात सही है। तो अगर मुझे वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो यहां पे हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट एट प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? ये वाले केस से कंपेयर भी कर सकते हो आप, और इस वाले केस से इसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक। अगर ये रेस पैरेलल है तो ये पॉइंट कहां है? इन्फिनिटी पे। और अगर ये रेस, ये वाली रेस पैरेलल है और मुझे यहां ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा एट प्लस इन्फिनिटी। तो आई थिंक ये बात आप सब लोग 100% समझ गए होंगे। अब बेटा देखो, अब ये तो हो गई बात हमारी ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट के लिए मैंने बोला आपसे इससे इंटरेक्शन नहीं कराना है, ऑप्टिकल एलिमेंट से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरेक्शन कुछ नहीं कराना है। तब जो इंसिडेंट रेज हैं वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगी। ये 3 केसेस में होते हैं। अब देखो इमेज के बारे में बात करते हैं। तो ये रियल ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट पूरा बता दिया मैंने, ठीक। अब यहां पे हम बात करेंगे इमेज की। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज देखते हैं, तो इसके भी 3 केस होंगे। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहला केस मान लेते हैं यही वाला केस है, ठीक। अब ये वाला केस है, लेकिन ये रेज नहीं होगी। रेज कौन सी होंगी? इंटरेक्शन के बाद जो रेज मिलेंगी हमें, है ना। हमें तो इमेज किससे बनती है? इंटरेक्शन के बाद जो रेज निकलती हैं उनसे, मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जो भी, उसके बाद जो रेज निकलती हैं ऑप्टिकल एलिमेंट से, वो हमारे इमेज को रिप्रेजेंट करती हैं। तो चलो देखते हैं। अच्छा, तो मैं मान लेता हूं कि इससे इंटरेक्शन के बाद रेज ऐसे ऐसे गई। देखो ये रे ऐसे चली गई, ये रे ऐसे चली गई, और एक रे ऐसे चली गई। अब बताओ तो ये कौन सी रेज है? पहले तो ये बताओ। तो ये कन्वर्जिंग रेज है। तो इनका आगे बढ़ा दो इनको। तो ये हमने आगे बढ़ा दिया, देखो। तो इनका जो पॉइंट ऑफ अच्छा, ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, क्या ये रेज एक्चुअली में मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी यार। ये रेज यहां निकल गई है तो हमें दिख रहा है कि ये मिलने वाली है। तो ये है इमेज आई। और ये अगर एक्चुअली में मिल रही है, अब एक्चुअली में रेज कब मिलेंगी? जब कन्वर्जिंग होंगी। तो इंटरेक्शन के बाद देखो कन्वर्जिंग रेज मिली हमें। तो कन्वर्जिंग रेज का 100% एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होगा। तो ये है आई, क्या है? पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। और हम आई को बोलेंगे रियल इमेज, क्योंकि यहां पर एक्चुअली में ये रेज मिल रही हैं। तो ये हमारा केस फर्स्ट हो गया। आई थिंक बिल्कुल सिंपल है और सब लोग इसको समझ गए होंगे। चलो अब देखो केस सेकंड इसका। तो मैं मान लेता हूं कि इंटरेक्शन के बाद जो रेज है ऑप्टिकल एलिमेंट से, वो ऐसी हो गई। देखना, ये एक ऐसी चली गई, एक ऐसी चली गई, एक ऐसे चली गई। अब क्या ये यहां मिलेंगी? मुझे नहीं मिलेंगी, मिलती हुई दिख ही नहीं रही है। ये तो डाइवर्जिंग रेज है, यहां थोड़ी मिल सकती है। तो फिर इस केस में इमेज कहां है? तो देखो इंटरेक्शन के बाद जो रेज मिलती है उनसे ही इमेज फॉर्म होती है। तो पहला केस ये हो गया। दूसरा केस ये हो सकता है, तो इनको सीधा पीछे बढ़ाओ। तो इनको पीछे बढ़ाओगे तो देखो ऐसे बढ़ाओगे इनको पीछे। तो ये मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो रेज है इंटरेक्शन के बाद जो रेज निकली, वो यहां से निकलती हुई फील होती है। हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये रेज यहां से निकल रही है ऐसे, ठीक। और ये डाइवर्जिंग रेज है। तो ये हमारा क्या होगा? इमेज होगी। और कौन सी? वर्चुअल इमेज होगी। तो आई क्या है पहले तो ये बताओ। इस केस में आई क्या है? ये रेज कौन सी है? डाइवर्जिंग रेज। तो ये पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है, पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। और आई को हम इस केस में बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल वर्चुअल इमेज, सॉरी।
ये हमारी वर्चुअल इमेज होगी। तो आई थिंक ये तो सब लोग समझ गए होंगे, सिंपल सी बात है यार, है ना। अच्छा अब देखो बेटा लास्ट केस पैरेलल वाला। मान लेते हैं कि इंटरेक्शन के बाद ये रेज पैरेलल हो गई ऐसे, ठीक। तो अब ये अगर मैं तुमसे कहूं, फिर इसमें देखो दो केस होंगे, कौन से, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों कर सकते हैं आप लोग। तो देखो अगर मैं ये वाला केस ले लूं तो देखो ये रेज अगर यहां से कन्वर्ज ना होती, पैरेलल चली जाती, तो मैं ये बोल सकता था, क्या बोल सकता था, कि ये आगे मिलेंगी, एक्चुअली में मिलेंगी इंफिनिटी पे। तो यहां पर हम बोलेंगे इस केस में रियल इमेज, ये रियल में मिलने वाली है, क्योंकि रियल इमेज एट प्लस इंफिनिटी। क्लियर, ये लिखा हुआ है रियल इमेज एट प्लस इंफिनिटी। अब मैं ये भी बोल सकता हूं इन रेज के लिए, जैसे ये वाला केस ले लें, अभी मैंने ये वाले में ये वाला केस लिया है, अब ये वाला अगर मैं केस ले लूं तो इसको डॉट 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 करके पीछे बढ़ा दो। तो पीछे बढ़ा, मैंने बोला इन्फिनिटी वाली पैरेलल वाली रेस दोनों को रिप्रेजेंट करती हैं, रियल इमेज वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का यहां बताया, इमेज का ये देखो। तो मैं बोल सकता हूं कि ये रेस पीछे बढ़ाने पे यहां मिलेंगी, लेकिन क्या एक्चुअली में मिलेंगी? नहीं, एक्चुअली में तो यार यहीं पे मिलेंगी। तो फिर यहां पे क्या है, यहां पे वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज एट माइनस इंफिनिटी। क्लियर, तो ये हमारे सारे केस हो गए और आई थिंक बहुत ही ये सिंपल है, तो सभी को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार और अच्छे से इसको देख लेना आप लोग। देखो बेटा, अब हम लोग फाइनली इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे, और सबसे किससे, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, है ना। आज का हमारा टॉपिक ही प्लेन मिरर है पूरा। तो चलो भाई इमेज फॉर्म करते हैं। किसकी फॉर्म करोगे इमेज? ऑब्जेक्ट की, है ना। अब ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है, रियल और वर्चुअल, है ना। तो चलो पहले हम रियल ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं। तो मैं आपको पहले से ही बता देता हूं, रूल बता देता हूं, ध्यान रखना हमेशा, प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है। ठीक, कैसे बनाता है देख लेते हैं। तो चलो मैंने माना ये एक मिरर है, ये मिरर हो गया एम प्लेन मिरर, और ये ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने। ठीक, अब यहां पे ऑब्जेक्ट ले लिया, मतलब रियल ऑब्जेक्ट है ना, और रियल ऑब्जेक्ट में क्या बताया था, एक्चुअली में रेज ऑब्जेक्ट से निकलती है। तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट आपको रियल में लेना पड़ेगा और इससे रेज भेजो। तो किसी भी चीज से, जैसे लेंस से, मिरर से, किसी से भी अगर आपको क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन करना है, तो हमें दो रेज की यूज करनी पड़ती है। दो रेज या दो से ज्यादा भी कर सकते हो, कितनी भी रेज ले लो। तो मैं यहां पे देखो 3 रेज लेके आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये वाली रे यहां से सीधी भेज दी है। ठीक, क्लियर। चलो एक रे मैंने यहां भेज दी। अब बताओ इस रे का क्या होगा। तो ये रे गई ऐसे। अब यहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है, ये वाला हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक, और ये रे नॉर्मल जा रही है। तो अगर यहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनाओगे तो वो नॉर्मल तो ऐसा ही आएगा, यही नॉर्मल बन जाएगा, है ना। इसका मतलब ये रे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी R होगा, तो यहीं से ऐसे वापस हो जाएगी। तो ये वापस हो गई। ठीक, चलो एक रे तो हो गई। अब दूसरी, तीसरी, दो रे और लेनी है। तो चलो एक रे मैंने भेज दी, यहां भेज दी ऐसे। ठीक, और एक रे मैं यहां भेज देता हूं। ठीक है, कहीं भी भेजो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको यहां भेज दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहां पे भेज दिया। चलो अब इस पॉइंट को मैंने बोला A और इस पॉइंट को मैंने बोला B। अब यार बेसिक पढ़ रहे हो इसलिए मैं पूरा बता रहा हूं, फिर तो फटाफट कोई जरूरत ही नहीं है, रूल बना लेंगे अभी, देखना। अच्छा ये रे कौन सी रे है भैया, ये तीनों इंसिडेंट रे है, और मुझे एक इंसिडेंट की रिफ्लेक्टेड रे मिल गई, वो है ये वाली। क्लियर। अच्छा इसकी रिफ्लेक्टेड रे कहां होगी, क्योंकि इमेज बनाने के लिए हमें इंटरेक्शन के बाद, अब यहां इंटरेक्शन में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज मिलेंगी वो पता करनी है कहां होगी। तो चलो इसको रिफ्लेक्ट करा, तो पहले यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करो। तो नॉर्मल तो ये हो गया ड्रॉ। अच्छा ये एंगल कुछ मान लेते हैं, चलो ऐसे कुछ आई, इसको थीटा मान लिया मैंने। ठीक, तो ये वाला भी मैंने थीटा मान लिया, आपकी मर्जी है, नहीं मानना हो मत मानो। थीटा थीटा मैंने सेम मान लिया ताकि हम आराम से प्रूव कर सके। चलो तो यहां पे भी नॉर्मल बनाओगे आप, है ना। चलो भैया ये बन गया हमारा नॉर्मल। अब क्या करना है बताओ, ये थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, और इस पॉइंट पे ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल के साथ थीटा एंगल पे है, तो थीटा एंगल पर ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये एंगल भी हमारा
थीटा होगा, समझ गए। अब ये वाली रे देखो, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये भी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये देखो ये भी थीटा हो गया। बहुत बढ़िया। मतलब मुझे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करके मैंने जो 3 इंसिडेंट रेज थी, ये तीनों की रिफ्लेक्टेड रे बना ली। देखो ये वाली और ये वाली, क्लियर। अब इसको भूल जाओ, इंसिडेंट को, रिफ्लेक्टेड रेज को देखो, क्योंकि हमें इमेज बनानी है। तो ये और ये ऐसे जा रही हैं 3 रिफ्लेक्टेड रेज। बताओ अब ये कैसी रेज हैं? क्या ये आगे, ये वाली रे और ये वाली रे, क्या ये आगे मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी, ये तो डाइवर्ज हो रही है, मिलेंगी कहां से, है ना। तो एक्चुअली में तो नहीं मिलने वाली, एक्चुअली में नहीं मिलेंगी। अगर ये रिफ्लेक्टेड रेज, तो बात खत्म, रियल इमेज नहीं बन सकती, रियल इमेज नहीं बन सकती। कैसी बनेगी? वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज कहां बनेगी? तो वर्चुअल इमेज बनेगी इन रेज का पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसको पीछे बढ़ाया, ये इसको पीछे बढ़ाया। अब देखो गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, मैं पहले इसको बढ़ा देता हूं, पहले पीछे एंगल। अब मेजरमेंट थोड़ी ना कर रहे हैं एंगल का, तो ये है, चलो ठीक। अब देखो इसको पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया, तो और ये वाली रे भी पीछे बढ़ा दी। यहां ऐसे इमेजिन कर लो इसको, ये रिफ्लेक्ट हुई थी, इसको भी पीछे बढ़ा दिया, तो ये तीनों यहां मिल गए। ये है हमारा इमेज। कैसा है लेकिन ये? वर्चुअल। क्यों है? तो इसके लिए मैंने अभी जो इसके पहले फॉर्मेशन बताया था, इमेज के रूल्स बताए थे, कब वर्चुअल कब रियल होती है, वो वाला केस देखो। क्योंकि ये एक्चुअली में नहीं मिल रही है, ये और ये, तो हमें पीछे बढ़ाने पे मिलाना पड़ा। जब भी रेस पीछे बढ़ाने पे मजबूरी में मिलानी पड़े, तो जहां पे मिलती हैं वो पॉइंट हमारा इमेज होती है। तो देखो ये रियल ऑब्जेक्ट था, रियल ऑब्जेक्ट था, है ना, और यहां देखो इमेज बनी यहां वर्चुअल। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, ये थीटा है, ये थीटा है, ये वाला एंगल क्या होगा? कितनी सिंपल बात है। देखो ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। तो ये वाला, मतलब ये वाला एंगल हमें निकालना है अगर, तो बहुत आराम से, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कैसे होगा? देखो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल थीटा होगा। देखो ये थीटा तो ये थीटा, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बिल्कुल ऐसे यहां पे अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा है, तो फिर ये वाला एंगल हमारा थीटा होगा, तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। क्लियर? अब ये थीटा समझ गए होंगे सब लोग। तो यहां से देखो ये 90 डिग्री है, तो ये पूरी जो लाइन है O से I तक, इसको P बोल देते हैं, ठीक। OPI जो लाइन है, वहां से देखो ये एक परपेंडिकुलर डला, ठीक, परपेंडिकुलर डला है, और ये एंगल देखो सेम है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो फिर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, मतलब ये वाली OP बराबर होगा, मतलब PO बराबर होगा PI, तो PO बराबर PI। क्लियर? मतलब क्या? मतलब ये, इसका रूल बनाओ, हमेशा यही होगा, अभी दूसरे केस में भी यही होगा। क्या रूल बनाया हमने? कि ऑब्जेक्ट और इमेज की मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो मिरर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, यहां से देखो परपेंडिकुलर, ये नहीं है परपेंडिकुलर, OP और P से I, ये भी इमेज की मिरर से डिस्टेंस। तो मिरर से लिखना, इसमें लिखना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ये रूल है, हमेशा ध्यान रखना। क्लियर? कभी मत भूलना ये। चलो अच्छा, तो ये तो आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं इस केस में। तो चलो इस केस में देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो फिर ऑब्जेक्ट को आप यहां लेना पड़ेगा। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहां है, मतलब देखो क्या हुआ इसका, मतलब एक रे ऐसे आ रही होगी, एक रे ऐसे आ रही होगी, एक रे ऐसे आ रही होगी। अब इसको देख सकते हैं पीछे, ठीक है, जो मैंने सिखाया था अभी। अब बेटा ये देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब ये जो रेज है, ये इंसिडेंट रेज है, ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगी। तो क्या ये यहां से आ रही है? नहीं, कंफर्म नहीं है, पता नहीं कहां से आ रही होंगी, पोजीशनिंग क्लियर नहीं है ना, और इन्फिनिटी से भी नहीं आ रही, तो हम ये नहीं बता सकते कि ये रेज कहां से आ रही है। तो फिर इनको आगे बढ़ाने पे
कन्वर्जिंग रेज है, इसलिए उनको आगे बढ़ाने पे जहां मिल जाए तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है कैसा, वर्चुअल। इंसिडेंट रेज को आगे बढ़ाने पे अगर वो मिले तो वो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस वर्चुअल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, चलो अब इनका हमें इमेज चाहिए, तो यार बड़ा सिंपल है, इमेज के लिए हमें 3 इंसिडेंट रेज है, हमें इन तीनों की रिफ्लेक्टेड रेज बनानी चाहिए। तो चलो इसकी तो सीधी ये आ गई रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, अब यहां के लिए फिर से वही नॉर्मल ड्रॉ करो, है ना, ये कर लिए। अब बेटा मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा फिर, है ना, सिमेट्रिक भेजा मैंने, मान लो तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, ये भी क्या होगा, थीटा। बड़ा सिंपल है। अब क्या करो रिफ्लेक्टेड रेज बनाओ। तो रिफ्लेक्टेड रेज देखो, इसकी रे रिफ्लेक्ट होके यहां कहीं, ये इंसिडेंट है, ठीक, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे मुझे लगता है कि यहां कहीं ऐसे आ जाएगी, सही बात है। और कितने एंगल पे, ये थीटा ही होगा, ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ऐसे ये थीटा पे गई थी तो ये भी यहां, ये देखो थीटा पे आ जाएगी, ये एंगल भी थीटा होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे। और ये वाली जो वापस आ रही वो तो यहां मिलने ही वाली है, वो तो हर जगह कहीं भी मिला दो। तो ये है हमारी इमेज। ठीक, अब ये इमेज कैसी है, रियल है। क्यों है ये इमेज रियल, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज देखो ये और ये क्या एक्चुअली में यहां मिलेंगी, यस बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो ये यहां जा रही थी, यहां वापस आ रही, तो ये यहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअली में मिली है, इसलिए हमारा रियल इमेज है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज रियल बनी। अब देखो ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये थीटा है तो यहां पे ये थीटा होगा, तो बात खत्म हो गई। फिर वही ये 90 डिग्री है, तो ये पूरा ये P बोल देते हैं, PO बराबर PI। तो चाहे इमेज, अच्छा एक बात और, ऑब्जेक्ट इस तरफ होगा तो रियल इमेज इस तरफ बनेगी, ऑब्जेक्ट इस तरफ होगा तो इमेज इस तरफ बनेगी। समझ गए ना, कितना सरल है यार। और अब एक बात बताओ, देखो ऑब्जेक्ट यहां था, ऑब्जेक्ट यहां था। अभी मुझे एक सिंपल सी बात यह है कि क्या ये रेज यहां एक्चुअली में जा सकती हैं? ये वाली रेज यहां एक्चुअली में तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि मिरर है, मिरर में यहां देखो पॉलिश होती है। अब तुम यहां से देखोगे तो कुछ दिखेगा तो तुम्हें वहां पे नहीं, तो ये रेज एक्चुअली में इसको मिरर को क्रॉस करके यहां जा ही नहीं सकती। तो सारी रेज इसी तरफ रहने वाली है। क्लियर, यहां पे भी देख लो, ये रेज आ रही थी, वहां थोड़ी चली गई, रेज तो सब यहीं पे है। क्लियर, ओके। तो यहां पर देखो, अगर इमेज देखो, अगर इमेज यहां बन रही, यहां पे इमेज बन रही है, और कॉमन सेंस, अगर यहां ऑब्जेक्ट है तो यहां इमेज बनेगी। अब ये बताओ मुझे, यहां अगर इमेज बनेगी तो क्या ये इमेज एक्चुअली में रेस से बन रही होगी? यहां पे एक्चुअल में रेस तो होती ही नहीं है, रेस तो यहां होती है सब। तो इस साइड अगर ऑब्जेक्ट एक साइड है और इमेज दूसरी साइड है, तो दूसरी साइड वाली इमेज, यहां रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, रिफ्रैक्शन में नहीं, आगे तो जस्ट लेंस होगा अगर, तो वो तो रे क्रॉस करके चली जाएंगी, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक, तो प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो यहां पे जो इमेज बनेगी वो रियल हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो रियल रेज ही नहीं होगी वहां पे, वर्चुअल ही होगी इमेज। और यहां देखो ऑब्जेक्ट यहां है और यहां पे रेज, जो रेज हैं वो एक्चुअली में है, यहां देखो एक्चुअली में रेज है, और यहां ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां है और यहां एक्चुअली में रेज नहीं है, तो फिर ये ऑब्जेक्ट रियल नहीं हो सकता, वर्चुअल है। क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है जब यहां रेज ही नहीं है? तो ठीक, इसलिए हमने इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोला है। ठीक, तो आई होप ये दो बातें सब लोग ध्यान रखेंगे। अब मान लेते हैं इसी में कुछ और केस बनाते हैं हम लोग। बड़ा सिंपल सा है यार, ऑप्टिक्स बहुत सरल है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये बहुत ही सरल लगेगा आपको। और सबसे पहली बात तो मैंने बोला है, पैरेलल आना ही पड़ेगा। ठीक, चलो अच्छा, तो देखो मान लेते हैं ये एक मिरर है। ठीक, अभी तक हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? मिरर के सामने ही रखा था, है ना। ये M1 और ये M2, ये मिरर है, M1 M2 इसका नाम है। अब मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया यहां पर। ठीक, देख रहे हो, ये M2 और ये है M1, मैंने ऑब्जेक्ट बेटा यहां रख दिया। अब यार हम क्या करें, इमेज कैसे बनाए? तो इमेज कहां बनेगी मैं पहले बता देता हूं। मैंने क्या बोला था, इमेज देखो इसके सामने तो मिरर है ही नहीं, यहां मिरर ही नहीं है, कोई बात नहीं, इमेजिनरी एक्सटेंडेड कर लो। मिरर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इतना बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
तो यहां पे एक्सटेंडेड मिरर है, ये इमेजिनरी एक्सटेंडेड। अब इसकी इमेज कहां बनेगी तो मैं बता देता हूं। ये रियल ऑब्जेक्ट है, कहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कितनी है ये, अगर ये r है, या छोड़ो, अगर ये d है तो इसकी इमेज, ये पॉइंट p मान लेता हूं, ठीक, इसकी इमेज बिल्कुल रूल खराब नहीं होगा। जितनी डिस्टेंस ये है मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उतनी ही डिस्टेंस पे इसकी इमेज बनेगी। ये वर्चुअल रियल ऑब्जेक्ट है क्योंकि यहां पे रियल में रखा है, तो यहां वर्चुअल इमेज नहीं बनेगी। अब कैसे बनेगी, बनाते हैं, देखो। तो क्या करो आप, कोई भी दो रेज, चलो कहीं भी भेज दो। एक रे तो मैं भेज देता हूं यहीं पे इस कॉर्नर पे, ठीक, यहीं पे भेज दिया, चलो ये भेजिए, और एक रे में यहां भेज देता हूं, या आपकी मर्जी है, जहां भेजना हो वहां भेज दो। ये M1 है, ठीक, चलो यहीं भेज देते हैं। तो एक कहीं भी भेज सकते हो, मैंने बोला रूल खराब नहीं होगा। तो यहां से चलो ये भेज दी मैंने एक रे, क्लियर। अब देखो ये दो रेज जा रही है, इंसिडेंट रेज, मुझे इमेज बनानी है, मुझे नहीं पता यहां बनेगी कि नहीं, देखते हैं। मुझे इमेज बनानी है, अब मैं क्या करूं, रिफ्लेक्टेड रेज की जरूरत है, तो यहां रिफ्लेक्ट करा दो। तो दो रेज मैंने भेजी, अब यहां रिफ्लेक्ट देखो ऐसे कराते हैं। ये एंगल मान लेते हैं ये θ1 है, और ये वाला एंगल है θ2। देखो ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट रूल बता रहा हूं, वो फॉलो करना है आपको। तो ये रे गई, जब θ1 पे गई, ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा ना, अल्टरनेट एंगल। और ये रे इसी θ1 पे, देखो ये वाला एंगल कितना है, θ1 पे ही वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये वाली रे देखो, तो यहां नॉर्मल बनाओ, बना दिया। अब देखो ये पूरा θ2 है, तो ये वाला पूरा θ2 होगा, तो ये रे गई। अब यहां से ये θ2 पे ही वापस चली जाएगी, तो ये चली गई θ2 पे ही वापस, क्लियर। अब तुम इसको देखो, एक रे ये है, एक रे ये है, और भी भेज सकते हो, बीच में और भेज दो, चाहे जहां चाहे जितनी भेज दो। अब इनको पीछे बढ़ाओ, तो इसको जब आप, क्योंकि ये आगे नहीं मिल सकती, देखो ना यहां आगे मिल ही नहीं रही है, आगे मिल जाती तो वहां इमेज बन जाती, लेकिन मिल ही नहीं रही, ये प्रॉब्लम है। तो फिर कहां बनेगी इमेज, पीछे बढ़ाओ। इसका पॉइंट ऑफ, मैंने बोला था, देखो यहां मिल गई है, तो ये क्या है, ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज। लेकिन क्या रूल खराब हुआ, नहीं। तो आई थिंक आप लोग इसको बात को 100% समझे भी होंगे। देखो पूरा ज्योमेट्री मैं फॉलो कर चुका हूं, ये θ1 है, ये θ1 ही होगा, ये θ2 था पूरा, ये θ2 ही होगा, बिल्कुल वही जो अभी किया था वही रूल तो वैलिड होगा, अलग रूल थोड़े ना अलग हो जाएगा कोई। जो एक रे के लिए था वही दूसरे रे के लिए होगा। चलो, तो इस तरीके से मुझे यहां पर इमेज बन गई। अब ये इमेज दिखेगी कैसे, यहां पे आपको आंख लगानी पड़ेगी, यहां पे आप आंख बना दो। अरे ठीक है, चलो ये हो गई, ये हमने आंख बना दी। तो यहां पे इस आंख को, ये वाली आंख में कौन सी रेज जाएंगी, ये वाली रेज, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वाली रेज, और उसको इमेज यहां पे दिख जाएगी, ठीक। तो एक्सटेंडेड मिरर से भी इमेज वही रूल वही रहता है, समझ गए ना, रियल का वर्चुअल, वर्चुअल का रियल, और डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, हमेशा पहले, क्लियर। अब हम बात करते हैं कुछ और, ये मिटा देता हूं मैं इसको, लिखना क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय एन एक्सटेंडेड मिरर, क्लियर। चलो बेटा, अब देखो, अब मैं यहीं पर आपको एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। मतलब फील्ड ऑफ व्यू का, अभी मैंने जो आंख बनाई थी ना, वो आंख किस रीजन में, किस फील्ड में होनी चाहिए अगर उसको इमेज देखनी है तो इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। मतलब वो एरिया जहां पर अगर आंख, मतलब आई सिचुएटेड होगी तो ही वो आंख इमेज को देख सकती है, अदरवाइज उस फील्ड से अगर बाहर हो गई आंख तो उस आंख में एक भी रिफ्लेक्टेड रे नहीं जाएगी और उसको इमेज दिखाई नहीं देगी। तो हम देखते हैं क्या, फील्ड ऑफ व्यू, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है फील्ड ऑफ व्यू। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिंपल है, कुछ अलग नहीं है, बस इंपॉर्टेंट बहुत है। तो देखो फील्ड ऑफ व्यू देखते हैं क्या होता है, यहां पे बनाता हूं इसका डायग्राम, ठीक। तो अभी मैंने जो एक क्वेश्चन लिया था, एक मिरर लिया था मैंने, ठीक, मिरर का नाम था M1 और ये M2।
और इमेज रखी थी मैंने कहीं पे, है ना, तो चलो मैं इमेज ऑब्जेक्ट रखा था, तो मैं ऑब्जेक्ट यहां रख देता हूं, ठीक। अब इसका फील्ड ऑफ व्यू मतलब इसकी इमेज कौन कौन देख सकता है, तो देखते हैं। क्या करो, यहां से सबसे पहले तो इमेज बनेगी कहां हमें पता है, ठीक। कहां बनने वाली है इमेज? इमेज तो यही बनेगी, ठीक। बहुत बढ़िया। कैसे? वही अभी रूल लगाया था पूरा एक्सटेंडेड मिरर करके। कुछ नहीं, अब करना क्या है, देखो इस मिरर के दोनों कॉर्नर्स को देखो, ये M1 और ये M2, कॉर्नर्स पे एक एक रे भेज दो। तो एक रे हमने इस कॉर्नर पे भेजी और ये जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखो यहां नॉर्मल ऐसे बनाओगे, रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, और ये पीछे बनाने में यही मिलेगी, मतलब ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। नॉर्मल बना के दिखा दे तो ये है नॉर्मल, ठीक। चलो ये हो गई हमारी एक रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा अब दूसरी रिफ्लेक्टेड रे देखो, यहां से भेजो इस कॉर्नर पे। चलो ये भेज दी मैंने दूसरी इंसिडेंट रे। अब यहां फिर से वही क्या, नॉर्मल बना दो। नॉर्मल बना दिया, अब ये रे कहां जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन पीछे बढ़ाने में यही मिलेगी, तो पहले पीछे बढ़ा लो। पहले हम इसको सुविधा के लिए, क्योंकि हमारे पास थोड़ा ना मेजरमेंट करके बना रहे हैं, ठीक है, तो ये रे ऐसे चली जाएगी। क्लियर? अब बेटा देखो यहां पे इमेज बन गई किस, क्यों, ये वाली और ये वाली। अब और भी अगर तुम रेस बनाना चाहो, चलो मैं एक और बना के दिखाता हूं। सारी रेस इसके बीच से ही तो जाएंगी, यहां कि यहां भेज दोगे, यहां तो कुछ है ही नहीं कि ऊपर भेज दोगे, ऊपर थोड़ा ना मिरर है, यहीं पे सारी रेस गिरेंगी। तो चलो एक और रे भेज देते हैं, ये इसको भी नॉर्मल बनाओ, तो ये रे भी यहां चली जाएगी, और इसको पीछे बढ़ाओगे तो यहीं पे मिलेगी ये भी, मतलब ऐसे कुछ। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जितनी भी रेज होंगी वो इस रे और इस रिफ्लेक्टेड रेज जितनी भी होंगी वो इनके, पहले तो इंसिडेंट रेज के बारे में बता दूं, इंसिडेंट रेज जितनी भी होंगी वो सब इन्हीं दोनों के बीच में आएंगी, यहीं पे गिर रही होंगी सब ऐसे इनके बीच में, और सब यहां और यहां के बीच में ही रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। तो आंख यहीं तो होनी चाहिए ना इस रीजन में। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा फील्ड ऑफ व्यू, FOV। यहीं पे अगर आंख होगी तो ही हमें ये इमेज दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। क्लियर? तो ये फील्ड ऑफ व्यू है। आई थिंक ये 100% क्लियर आपको हो गया होगा। चलो इसी का एक और बना देते हैं फील्ड ऑफ व्यू। मान लेते हैं ये मिरर है, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, देखना। तो ये है M1, ये है M2 और ये है M1, और इमेज ऑब्जेक्ट को यहां रख दे रहे, ठीक। चलो इमेज ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया मैंने। अब बताओ इसकी इमेज, तो क्या दिक्कत है यार, इमेज तो बनेगी यहां, ये ऑब्जेक्ट है, यहां इमेज बनेगी। कैसी? वर्चुअल, क्योंकि ये रियल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब कैसे? फील्ड ऑफ व्यू कहां है, तो एक भेजो यहां M1 पे, ये चला जाएगा ऐसे। नॉर्मल बनाना चाहो तो यहां बना लो, जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा, उतना ही ये होगा। और दूसरी रे यहां भेज दो, नॉर्मल बनाना चाहो बना लो, और यहां से इसको ऐसे भेज दो, ठीक। अब देखो ये इसको मिटा दे रहे। अगर मैं कहूं कि इस लाइन पे घूमना है हमें, मतलब घूमना है हमें, कोई पर्सन है, क्या है, कोई पर्सन है जो यहां पे चल रहा है, तो यहां पे बोलेगा बताओ ये कितनी डिस्टेंस हो सकती है, मतलब ये डिस्टेंस बताओ जहां पे वो चल के देख सकता है। अगर वो इससे आगे निकल गया, यहां नीचे से और यहां निकल गया, तो उसको ये इमेज दिखाई नहीं देगी। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू ये है, ये इसका क्या है, फील्ड ऑफ व्यू। क्लियर? तो इस डिस्टेंस में अगर कोई ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, तब तक तो वो इसको देख सकता है। जैसे हमें ही मान लो मिरर रखा है और हम ऐसे घूम रहे हैं, अपनी इमेज देख रहे हैं, तो अगर हम इस लाइन, इस पॉइंट के बाहर निकल गए तो हमें दिखाई देगी अपनी इमेज। अगर मैं इसके बाहर निकल गया तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एक भी रे हमारी आंख में आएगी नहीं। कौन सी? रिफ्लेक्टेड वाली। सारी रेज इनके बीच में ही होंगी। देखो यहां से और भी जो ऐसे ऐसे, ये वाली भी कहां जाएगी, यहां जाएगी। ये वाली कहां जाएगी, यहां जाएगी। तो इस फील्ड से बाहर तो कोई रे आ ही नहीं रही है, तो हमारी आंख में भी नहीं गिरेगी, तो हमें ऑब्जेक्ट इमेज कैसे दिखाई देगी? इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। अब फील्ड ऑफ व्यू के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो बेटा, फील्ड ऑफ व्यू के ही बेस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या है, मान लो हम कोई मैन है, वो यहां पे ये मैन खड़ा हुआ है। अब मैन में देखो पार्ट बता रहा है, ये हेयर है उसके, हेयर माने बाल। तो ये जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट दिख रहा है वो हेयर है, यहां पे लिखा है मैंने एच फॉर हेयर। ई माने आई माने आंख, तो ये हो गई आई, ई फॉर आई। और ये टी माने पैर का अंगूठा, टो होता शायद, टी माने टो, पैर का अंगूठा। चलो बहुत बढ़िया। अब ये पी और क्यू क्या है, इन पे विशेष ध्यान दो, मैंने लिखा हुआ है वहां पे। तो हेयर और आई का मिड पॉइंट है पी, एच और ई का मिड पॉइंट पी है। क्लियर। अब आई और टो, आंख से लेके पैर के अंगूठे तक का मिड पॉइंट है क्यू। क्लियर। चलो अब क्वेश्चन क्या है, तो हम ये खड़े हैं, मैन यहां खड़ा है, ये बाल हैं उसके, ये आंखें हैं उसकी, ये नीचे टो होगा उसका, पैर का अंगूठा होगा उसका। अब सामने एक मिरर लगा हुआ है, सामने हमें मिरर लगाना है, एक्चुअली में दीवार पे मिरर को एडजस्ट करना है। कैसे? अब मिरर हमें ऐसा चाहिए कि मिनिमम हाइट हो मिरर की। हमारी हाइट तो ठीक है, मान लो हमें 6 फीट के हैं, अब मिरर की हाइट कितनी होगी? मिनिमम, कम से कम हाइट का मिरर हमें दीवार पे लगाना है। सामने दीवार है, कुछ पता नहीं कितनी दूरी पे है, कुछ डी डिस्टेंस पे। तो कह रहा है मिनिमम हाइट ऑफ मिरर बताओ, ताकि ये मैन उस मिरर में टो से लेके हेयर तक पूरी इमेज अपनी आंखों में देख सके। सिंपल। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो बाल अगर उसको देखने हैं तो क्या होना चाहिए, बालों से एक रे जाएगी मिरर पे, है ना, बालों से कोई एक रे मिरर पे जाए और उसकी आंख में रिफ्लेक्ट हो गया है। बालों से एक रे जाए मतलब इंसिडेंट रे, मतलब ऑब्जेक्ट हो गए बाल, और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो रे आ जाए आंख में, मतलब इमेज दिख गई उसको। समझ गए ना? ओके ओके। अब पहले ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल है? हेयर कैसे ऑब्जेक्ट? अब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसको आप पॉइंट पॉइंट में डिवाइड कर लो, तो हेयर हमारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, टो हमारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, नोज हमारी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गए, दांत हमारे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गए। हमें हर चीज को एक एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह डील करना है, और उससे जो निकलने वाली रे है, मतलब इंसिडेंट रे, उसको रिफ्लेक्शन होने के बाद आंख में भेजना है। तो हम पूरी बॉडी का हर पार्ट इमेज में देख सकते हैं, मतलब फुल व्यू हमें दिख जाएगा। लेकिन मिनिमम हाइट चाहिए हमें, तो कह रहा है कि मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेन मिरर सो एज अ पर्सन कैन सी हिज फुल इमेज एंड अरेंजमेंट ऑफ मिरर। मतलब ये भी देखना है कि मिरर लगाए कहां, कितनी मिनिमम हाइट हो और उसको कहां लगाना चाहिए। देखते हैं कैसे अरेंज करना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखो, सबसे पहले तो हेयर और आई के बीच में जो पॉइंट है पी, उससे सीधा आगे चले जाओ। कहां चले जाए? कितनी भी दूर चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों चले जाए? मतलब क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? देखो, क्योंकि यहां पे अगर एक मिरर का पार्ट है, ये मिरर है, मुझे नहीं पता मिरर नीचे कितना है, छोड़ो, पहले मैं ऊपर देखता हूं मिरर कितना बड़ा होना चाहिए। तो मैंने कुछ ये डी डिस्टेंस पे मिरर रखा, और मैंने बोला कि यहां होना चाहिए, इसके ऊपर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखना कैसे। देखो, हेयर से एक रे जाएगी, वो ये मिरर का ऊपर वाला पार्ट है M1, तो हेयर से एक रे जाके इस आई में आ जानी चाहिए, यही है ना। तो देखो, हेयर से एक रे गई और यहां टकराई, किस पे? M1 पे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, कुछ मान लो आई है। अब ये बताओ, ये रिफ्लेक्ट होगी कितने एंगल पे? ये रे कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी? आई पे ही रिफ्लेक्ट होगी। तो जितने, देखो ये मिड पॉइंट है, यहां से ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी के जितने ऊपर से ये रे गई है, उतने ही नीचे ये रे गिरेगी, मतलब ये रे यहां पे आएगी। ये ज्योमेट्री है, कॉमन सेंस की बात है, आई थिंक सभी लोग समझ गए होंगे इसको। ये आई है तो देखो ये भी आई ही होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये समझ में आ गया कि पी के जितने ऊपर ये एच है, उतने ही ऊपर ई है। सही है? ऐसे समझ लो, ये मिरर है, ठीक। मैंने क्या किया, ये एक ऐसे ही कोई पॉइंट ले लिया, ऐसे इमेजिन कर लिया, एक पॉइंट है ओ, मैंने एक रे इसके यहां से भेजी, यहां से एक्स हाइट से मैंने एक रे भेजी इस पे, ठीक है। तो इसके नीचे जब ये रिफ्लेक्ट होकर रे मिलेगी तो वो एक्स ही नीचे तो मिलेगी, यही तो रूल है हमारा, अभी सिखाया तुम्हें। तो ये ज्योमेट्री से क्लियर हो गया कि यहां से रे जाएगी, यहां आएगी। क्लियर? और देख सकते हैं
ये एंगल और ये एंगल सेम है ना? तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, सही है? तो फिर ये जो परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल जो है वो बाइसेक्ट ही करेगा इसको, तो ये और ये सेम है। मतलब मेरे बाल H, मतलब बाल मुझे दिख गए, क्यों? क्योंकि H से एक रे गई, इस कॉर्नर से टकराई और यहां आ गई। अब तुम अगर मिरर ऊपर भी बना दो तो इस मिरर का क्या काम है ये बताओ? हमें तो ऊपर के मिरर की जरूरत ही नहीं है, देखो ना, क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अब तुम कोई भी पार्ट पे रे भेजो, यहां भेजो ऐसी रे, तो क्या ये आंख में आएगी का? यहां जाएगी। तो इस रे का क्या मतलब है? इस रे से तो यहां जो होगा वो देखेगा इस हेयर को, तो हमें यहां पे नहीं भेजनी है रे। क्लियर? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब यहां पे मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ यहां तक रे चाहिए, मतलब मिरर चाहिए। इसके ऊपर वाला मिरर भी बनाओ तुम, तो यहां से देखो, अगर मैं मान लो यहां पे थोड़ा सा और बना दूं, तो यहां से एक रे जाएगी ऐसी, वो भी यहां टकरा के यहां आएगी, लेकिन वो आई में थोड़ी जाएगी और कहीं जाएगी, तो हमें जरूरत ही नहीं है उसकी, तो है ना? तो इस तरीके से हमें क्या दिख गया? बाल तो दिख गए भैया। अब एक्चुअली में आपको अगर बाल दिख गए ना, तो यहां पूरा रीजन आपको आंख में दिखेगा, पूरा रीजन दिखेगा। देखो कैसे? अगर बाल दिखे, मान लो इस वाले पॉइंट को हमें, बाल और यहां ये वाला पॉइंट हमें देखना है, ये वाला पॉइंट देखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, यहां से ये रे जाएगी, ये आ जाएगी यहां पे। मतलब इस ये हमारा ये सारा पॉइंट जो है, सारे पॉइंट्स की जो रेज हैं वो हमें दिख जाएंगी। तो कुल मिला के ये P पॉइंट था, H तो हमें दिख गया आई में। अब हमें क्या देखना है? T देखना है ना? तो T माने तो से जाने वाली एक रे यहां आए और आई में चली जाए, तो कितना सिंपल है। इसका आई और टो का मिड पॉइंट हमें पता होना चाहिए, और उसको आगे बढ़ा दो, मिरर यहां तक होना चाहिए, यहां तक मिरर होना चाहिए, ठीक। अच्छा, अब देखो यहां पे ये M2 मान लेते हैं। अब ये टो कैसे दिखेगा? तो टो से एक रे जाएगी यहां पे, देखो ये गई एक रे, जो भी एंगल हो ये आई डैश मान लो, तो आई डैश पर ही वापस आएगा और ई पे ही मिलेगा, क्योंकि फिर वही ये वाला लॉजिक जो अभी ऊपर बताया था, ये आ जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से हमें टो वाली रे भी हमारी आंख में चली गई। क्लियर? अब बीच के सारे पार्ट से, हर पार्ट से ध्यान रखो, हर पार्ट से कोई ना कोई रे होगी। देखो यहां से कोई रे तो होगी जो यहां जाके और आंख में जाएगी, समझ गए ना? क्लियर? तो सारी रेज आपको कहां मिल जाएंगी? आंख में मिल जाएंगी, मतलब आप पूरा व्यू देख सकते हो, फुल इमेज आप देख सकते हो अपनी। तो आई थिंक समझ गए होंगे इतनी बात। अब मैं देख लेता हूं कि हाइट कितनी होनी चाहिए। तो पहले तो अरेंजमेंट देखो, मिरर का हाईएस्ट पॉइंट कहां होना चाहिए? लिख लेना इसको, हेयर और आई के बीच में, मिड पॉइंट के सामने होना चाहिए। लोअर पॉइंट कहां होना चाहिए? टो और आई के मिड पॉइंट के ठीक सामने होना चाहिए। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अब देखो, इसको यहां पे एक काम करो, यहां से एक रे बना लो, यहां से एक ऐसे लाइन खींच लो, और अरे क्या जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले सुनो, EQ कितना है? हाँ एक मिनट, सॉरी, यहां से एक लाइन खींच ही लो, बना अच्छा रहेगा। अब मैं इसको बोल देता हूं M3, ठीक है, M3 बोल देता हूं, बस ठीक है, M3 हो गया। अब देखो बेटा, M1 M3 कितना है? तो M1 M3 बराबर है, M1 M3 बराबर है इसके सामने जो हाइट डिस्टेंस है, देखो ये वाली डिस्टेंस है ना, PE। और PE कितना है? HE का हाफ, HE का हाफ है PE, और PE के सामने ही तो है M1 M3। क्लियर है? अब यहां देखो M3 M2 कितना है? तो M3 M2 है, M3 है E के सामने और M2 ये Q के सामने, मतलब EQ के बराबर, EQ के बराबर। और EQ कितना है? ET का हाफ, तो ET का हाफ हो गया ये, मतलब टोटल हाइट ऑफ मिरर, टोटल हाइट ऑफ मिरर। अब यहां नीचे और मिरर की जरूरत नहीं है, जैसे ऊपर की जरूरत नहीं थी। तो मिरर की हाइट हो जाएगी M1 M2 ही तो है मिरर की हाइट, तो बराबर क्या हो जाएगा? M1 M3
प्लस M3 M2, सही है, M1 M3 प्लस M3 M2। चलो तो ये M1 M2 बराबर हो गया, M1 M3 है HE/2 प्लस ये है M3 M2 है ET/2, ET/2 है ना। तो ये देखो M1 M2 बराबर हो गया, बाई 2 ले लो बाहर, और ये HE प्लस ET ये हो जाएगा HT, HT है ना, मतलब हाइट ऑफ पर्सन, हाइट ऑफ मैन या जो भी है अपॉन 2। सिंपल, मतलब हमें, अगर हमें अपनी 6 फीट के हैं हम, तो हमें कम से कम 3 फीट का मिरर चाहिए होगा मिनिमम, तब। अच्छा डिस्टेंस, तो बेटा डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे तुम यहां और दूर रखो, और दूर रखोगे तो आई और छोटा हो जाएगा, तो तब भी मिलेगा तो यहीं पे ना। तो एंड दिस मिनिमम हाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, मतलब सेपरेशन बिटवीन द मैन एंड मिरर। क्लियर? तो इस तरीके से हमने ये बात प्रूफ कर दी है। देखो बेटा, अभी तक हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई, फिर मैंने मैन की इमेज बनाई, लेकिन मैन की इमेज को भी मैंने बोला पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हमें डील करना है। अब हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे, तो इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। चलो ए बी है, तो यार कितना सिंपल है, ए की इमेज कहां बनेगी, यहां बन जाएगी, एक इक्वी डिस्टेंट, तो ये हो जाएगा ए डैश, इमेज यहां बनेगी। बी की इमेज कहां बनेगी, यहां बन जाएगी, क्या होगा, बी डैश, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, इमेज ए डैश बी डैश है। देखो बिल्कुल सिंपल सा है, हर पॉइंट की इमेज उसके सामने बनेगी। अब ऐसे ही क्या आप अब ऐसे ही क्या आप इसकी इमेज बना सकते हो, यार कितनी सरल है। देखो मान लेते हैं कि ये है x1 और ये है x2, तो इस b की इमेज बन जाएगी, देखो यहां x1 डिस्टेंस पे, और इसके ठीक सामने यहां है ना, देखो यहां पे ये हो जाएगा b डैश, और ये a वाले पॉइंट की x2 डिस्टेंस पर ही बनेगी, ये x1 है और यहां x2 पर ही बनेगी, मतलब यहां कहीं बनेगी। क्लियर? तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये b डैश, b है तो b डैश, और ये हो जाएगा a डैश, और एरो जो है वो ये देखो ऐसे बन जाएगा एरो। क्लियर? मतलब अगर ये मिरर के पैरेलल है और ये ऐसी है, तो इमेज भी वैसे ही बनती, मतलब इरेक्ट बोलते हैं इमेज, ये इमेज इरेक्ट है, मतलब जैसी है वैसे ही है। लेकिन रियल है तो ये वर्चुअल होगा, ये ध्यान रखना, ये वर्चुअल में ऐसे डॉट 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 से बनाते हैं, ऐसे इसको भी ऐसे डॉट 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 से बनाओ। ठीक, ये रियल है, तो यहाँ वर्चुअल बनेगी, लेकिन ये देखो उल्टी हो गई, ये ऐसे थी ए बी और यहाँ ए डैश बी डैश ऐसी हो गई, समझ गए ना। अब इसकी इमेज बनाओ, क्या है इसमें, ये हो जाएगा बी डैश, और यहां पे सारे करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स की बन जाएगी, तो ये ए हो जाएगा। देखो अगर ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस अगर डी है, तो ये और ये तो बराबर है, और यहां डी है तो ये उतना ही डी आगे बन जाएगा, मतलब इसकी इमेज बन जाएगी यहां पे, तो ऐसी इमेज ये बन जाएगी, क्या, ए डैश बी डैश। कितनी सरल है यार। ऐसे देखो ये, तो ए बी सी की इमेज तो यहां बन जाएगी, ये हो जाएगा ए के ठीक सामने, ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा ए डैश, बी के ठीक सामने यहां हो जाएगा बी डैश, सी के ठीक सामने यहां हो जाएगा सी डैश, और देखो डी ये पास में है तो यहां पे भी डी उसके पास में होगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा डी डैश। कितना सरल है यार, सिंपल सी बात थी। चलो अब इसका देखते हैं। तो यहां मिरर है ये, और ये 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल के साथ टिल्टेड है, और ये हॉरिजॉन्टल एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कह रहा है इसकी इमेज बताओ। बना देंगे। तो सबसे पहले चलो एक काम करते हैं, ए से नीचे मिला लो इसको, ऐसी लाइन खींच ली, ऐसे ही बी से भी एक नीचे मिला लेते हैं। चलो बढ़िया है ना। तो ये डिस्टेंस है ए और बी के बीच। अच्छा एक बात और, यहां से एक बात और कंफर्म हो रही है कि ये डिस्टेंस अगर ये कितना है x2 माइनस x1, तो ये भी x2 माइनस x1 ही होगा, मतलब इमेज की जो लेंथ होगी प्लेन मिरर में वो हमेशा ऑब्जेक्ट की लेंथ के बराबर ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे यहां देखो, अब ये है, अब बेटा कितना सरल है यार, ये 45 डिग्री पे। आप सोचो एक ही इमेज कहां बनने वाली है, मैंने क्या बोला था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर आर सेम। मतलब यहां से मिरर पे क्या करो, एक परपेंडिकुलर डालो, मिरर पे एक परपेंडिकुलर डाल दो, यहां डाला तुमने ये परपेंडिकुलर, तो यहां मतलब यहां पे बन जाएगी इसकी। ठीक, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब ये एंगल देखो 45 है, तो ये एंगल भी 45 होगा। क्लियर?
समझ गए, क्योंकि पूरा 90 है, ठीक। अच्छा, अब ये ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो फिर ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा, समझ गए। अब थोड़ा सा और ध्यान दो, तो यहां ए की इमेज तो बन गई है ए डैश, अब बी की कहां बनेगी, तो बी की बना लेते हैं। देखो यहां से तुमने यहां मिलाया इसको ऐसे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और यहां से फिर परपेंडिकुलर डालो, क्योंकि मैंने बोला था किसी भी पॉइंट की, देखो ये मिरर है, इस पॉइंट की इमेज तो सीधी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बनेगी, ये और ये सेम होंगे, ठीक। तो इसकी बी की इमेज फिर परपेंडिकुलर डाल दिया, लो ये आ गया, तो ये है बी डैश, और इमेज कहां होगी, और इमेज थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई, मतलब मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा देख लो, ये है बी और यहां से ये है ए बी, और बी का परपेंडिकुलर डाला हमने, तो ये पैरेलल ही आएगा ना, ये दोनों रेस पैरेलल होंगी एक दूसरे के, ठीक। तो ये रे यहां आ जाएगी और ये ऐसे, देखो ये बन जाएगा, ठीक। ये बी वाला पॉइंट यहां आ जाएगा बी डैश, समझ में आया। अब थोड़ा सा ध्यान दो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये हमने यहां से मिला दिया और ये हमने यहां से मिला दिया, देखो ये सब बिल्कुल सिमेट्रिक है पूरा, तो ये ए बी है, तो ये ए डैश बी डैश बिल्कुल बराबर हाइट की बनेगी, और ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल हो जाएगी, समझ गए। ज्योमेट्री बिल्कुल सिंपल सी, आप इसको देख सकते हैं और इसको पूरा सॉल्व करना है आपको, समझ गए। अब इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो बेटा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। अच्छा, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत सरल टॉपिक है, ये ध्यान से समझना, और अगर जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया अगर वो किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से एक बार देखो बता देता हूं, क्या था 45 डिग्री, बड़ा सिंपल सा है यार, बड़ा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बस यूज करना है उसमें। क्या था, देखो ये एंगल 45 डिग्री है, क्लियर। अब वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, तो ये ए और ये बी, अब क्या करो, इसकी हाइट कितनी है, इसकी लेंथ है ए बी, तो इमेज की भी लेंथ ए बी ही होगी, ये तो कंफर्म है, ये तो रूल है, तो इसको यहां से मिला दो सीधा नीचे, ठीक। तो अगर ये ए बी है, अब बनता कहां है इमेज, तो इमेज बनता है, अब इसको तुम यहां पे और मिला लो ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे मिला लो। अब देखो ये अगर ए बी है तो ये कितना है, ये भी ए बी ही होगा, क्लियर। और ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो फिर ये भी 45 होगा, मतलब ये भी 45 होगा, तो ये फिर क्योंकि ये 90 है, मतलब अगर ये ए बी है, ये वाला ए बी है, तो ये भी ए बी ही होगा, ये इतना भी ए बी होगा, समझ गए, मतलब ए बी के बराबर होगा, समझ गए ना। तो मतलब ये है कि इमेज जो बनेगी इसी बाउंड्री में बनेगी, और इसी बाउंड्री में इसी के बराबर बनेगी, कैसे, तो यहां से परपेंडिकुलर डाला इस पे, यहां, तो ये हो गई बी की इमेज बी डैश, और यहां से परपेंडिकुलर डाला यहां, बिल्कुल वहीं से जाएगा, तो ये हो गई, ठीक। थोड़ा सा करेक्शन कर देना, थोड़ा सा मतलब ज्योमेट्री बना लेना एग्जैक्टली, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए डैश। अब देखो ये ए बी है, क्यों है, क्योंकि ये 45 डिग्री और ए बी एक्चुअली में ये है, तो ये भी ए बी है, और ये भी ये ए डैश बी डैश है जो ए बी के बराबर है, मतलब इसके बराबर है, ठीक। तो इस तरीके से हमने ये इमेज बनाई थी। चलो, अब मैंने इसलिए बता दिया, थोड़ा सा कहीं कोई ये ना सोच पाए कि वो ए बी ये और ये बराबर कैसे हो गई, 45 डिग्री एंगल है इसलिए, ठीक। अगर कोई और एंगल होगा तो वो टिल्टेड बनेगी इमेज, मतलब तुम्हें देखना पड़ेगा, अलग साइज वही होगा, लेकिन कैसे बनेगी वो तुम बनाओगे पूरा। अब देखो बेटा ध्यान से, तो कह रहा है कि ये प्लेन मिरर है, देखो ये M1 और ये M2, ये प्लेन मिरर है, और इसका कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो आप, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया है, P लिखा है मैंने, इसको ओरिजिन है, लेकिन ये प्लेन, अच्छा मिरर कहां है, देखो ये है मिरर, ऐसा ये मिरर है, क्लियर। तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, मतलब मिरर का प्लेन क्या है, जेड वाई जेड प्लेन है। देखो एक्स एक्सिस तो मिरर के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस, और वाई ये मिरर के प्लेन में है, मिरर ये है, इसके प्लेन में ये वाई है, और बाहर ये जेड है, देखो एक्स क्रॉस वाई, ये बाहर जेड है, क्लियर। तो मिरर का प्लेन है वाई जेड प्लेन, क्लियर। अब वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये देखो इसका ये ओरिजिन है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो
मिरर के रिस्पेक्ट में, मतलब मिरर से मेजर करेंगे क्योंकि ओरिजिन ये है, तो मिरर से मेजर करोगे विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मतलब मिरर के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इसका x कोऑर्डिनेट है x ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, y है y ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, z है z ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। क्लियर? अब ये देखो, ये है इमेज, इसकी इमेज यहीं तो बनेगी, तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, y इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर और z इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये ध्यान रखें कि मैंने जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर हैं। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे मिरर के। अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ, मान लेते हैं कि ये मिरर है, ठीक है, ये बेटा ध्यान सुनना, ये मिरर है। अब एक छोटी सी बात मुझे बता दो, यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है A, इसकी इमेज कहां बनेगी? यहां बनेगी B, है ना? अच्छा, अब ये बताओ, अगर मैं इस मिरर को, देखना ये मिरर को मैं ऐसे कर दूं, ऐसे चलाऊं, ऐसे, ऑब्जेक्ट को वही रखा है, ऑब्जेक्ट वही रखा है। अरे यार ऐसे समझ लो ना, सामने मैं एक शीशा ले, एक मिरर लिए हूं ऐसे, ठीक, ये मिरर है और मैं ये खड़ा हूं, ठीक। अब अगर मैं मिरर को ऐसे ऐसे करूं तो मैं तो मेरी वेलोसिटी तो 0 है, तो क्या सामने जो मेरी इमेज बन रही होगी क्या वो चलेगी? मिरर को चलाने से नहीं चलेगी, डिस्टेंस उतनी ही रहेगी, हमें हमेशा सामने ही दिखाई देंगे हम, कि हम चलने लगेंगे ऊपर नीचे आगे पीछे इमेज में। जब हम नहीं चल रहे, जब तक मैं रेस्ट में रहूंगा तब तक इमेज नहीं चलेगी। अब अगर मतलब मिरर के मतलब अब देखो, अगर मैं ऐसे कर लूं, अभी मैं मिरर को चला रहा था कहां? मिरर के प्लेन में, ऊपर नीचे ऐसे कहीं भी चलाऊं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इमेज की वेलोसिटी में और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में। लेकिन अगर मैं मिरर को ऐसे चलाऊं तो मैं अभी भी रेस्ट में हूं, लेकिन मिरर के चलने से इमेज चलने लगेगी। अगर मैं ऐसे करूंगा तो इमेज पास में आएगी, मैं दूर करूंगा इमेज दूर जाएगी। समझ गए ना? ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इमेज के मिरर के प्लेन में, मिरर का प्लेन ये है कौन सा? वाईजेड प्लेन। इस वाईजेड प्लेन में अगर आप मिरर को चलाओ, मिरर को ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, कौन सा है? जेड एक्सिस, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, तो इमेज की वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब मिरर की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट, लेकिन अगर तुम मिरर को ऐसे चलाने लगो एक्स में तो फिर इमेज चलने लगेगी। अगर तुम यहां कर दोगे, मान लो तुमने इसको यहां कर दिया तो यहां डिस्टेंस 10 मीटर हो गई, तो ये भी 10 मीटर हो जाएगी। फिर अगर ये अभी 5 है तो ये भी 5 होगा। इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सेम होती है, तो जितना ये आगे जाएगा तो इमेज उतनी दूर भाग जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक, अच्छा, मतलब रूल क्या बनाए? तो पहले नोट में लिखना। क्या नोट में लिखोगे? कि मिरर की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट, मिरर की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मिरर के प्लेन में हो। मतलब इस मिरर की अगर बात करें तो मिरर की वेलोसिटी का y कंपोनेंट और z कंपोनेंट का इमेज की वेलोसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इमेज की पोजीशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं अगर यहां शीशा देख रहा हूं तो मैं मिरर को चाहे ऐसे करूं तो भी इमेज मेरी वहीं रहेगी, मैं ऐसे कर दूं तो भी ऐसे ऐसे ऐसे, इमेज की वेलोसिटी। हां, अगर जिस मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर, मिरर का प्लेन क्या है? वाईजेड, और एक्स में अगर तुम मिरर को चलाओगे तो इमेज की वेलोसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान रखो नोट में, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर which is parallel to the plane of mirror does not affect the velocity of image or the position of image। ध्यान रखना, इसको नोट में लिखना है। तो यहां पे कौन सा कंपोनेंट मिरर का काम में नहीं आएगा? y कंपोनेंट वेलोसिटी का और z कंपोनेंट मिरर की वेलोसिटी का। बाकी दोनों, बाकी इसकी वेलोसिटी का तो इफेक्ट पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं, पहले तो एक बात मुझे दिख रही है कि मैं x के बारे में बात करना चाहता हूं। x कंपोनेंट फॉर इमेज की वेलोसिटी मुझे चाहिए। इमेज की वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट देखेंगे, पहले x कंपोनेंट, फिर y कंपोनेंट और फिर z कंपोनेंट। तो पहले बात करूंगा x कंपोनेंट की। अच्छा, x कंपोनेंट मतलब मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो यहां तो मिरर की वेलोसिटी का भी इफेक्ट पड़ता है, ऐसे ऐसे, है ना। चलो, तो फॉर x कंपोनेंट, तो बेटा सबसे पहले सबसे सिंपल बात तो ये बताओ, अगर ये x OM है तो ये x IM बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, जितना ये है उतना ही तो ये है। लेकिन ये ओरिजिन है तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। सिंपल।
तो मैं यहां पे क्या लिख दूं, मैं लिखूंगा x, हिंदी में पहले इंग्लिश में लिख दे रहे, पोजीशन देखो, सबसे पहले मैं लिखूंगा x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये ध्यान रखना, बराबर विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ही होंगे। अब तुम यहां से देखने लगो तो अलग अलग होंगे दोनों। विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। क्या ये सही है? हाँ भैया बिल्कुल सही है। चलो तो इसको क्या लिखें हम, x ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस ऑफ x ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। सही बात है। अब इसको फॉर्मूला लगा दो इसका, तो इसका हो जाएगा xi माइनस xm। ये तो सब लोगों को पता होगा, है ना। चलो बराबर माइनस बाहर x ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस x ऑफ मिरर। अरे वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, वही तो फॉर्मूला लगा दिया ये। तो xi माइनस xm बराबर माइनस ऑफ xo, और ये प्लस हो जाएगा xm। इस xm को इधर लेके आ जाओ और इसको इधर लेके आ जाओ, या चलो xi लिखना है हमें, इमेज का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो xi बराबर ये इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ xo और ये प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ xm। क्लियर है? दैट्स ऑल। ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये तो पोजीशन के लिए हो गया, है ना। देखो ये है पोजीशन। अब बेटा याद ध्यान रखो, अगर मान लो xm मतलब पोजीशन ऑफ मिरर। अब ओरिजिन तुम और कहीं ले लो, ओरिजिन अगर हम और कहीं ले लें, अभी xm क्या है, अभी मिरर तो ओरिजिन पे है, मतलब इसका xm 0 है, रख दो xm 0, तो xi बराबर माइनस xo। सही बात है, xi बराबर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर ये मिरर ओरिजिन पे रखा है, ये पॉइंट ओरिजिन है, तो ओरिजिन से जितना ये 2 मीटर है तो यहां भी 2 मीटर होगा, तो बराबर बराबर हो जाएंगे, तो ये हो गया। लेकिन अगर ये मान लो ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन यहां कहीं शिफ्ट हो जाए, तो ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि तब xm मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ मिरर वो 0 पे नहीं होगा। समझ गया ना, तब के लिए है ये। अब देखो इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो ये हो जाएगा dxi बाई dt बराबर माइनस d ऑफ xo बाई dt और प्लस 2 बाहर d ऑफ xm बाय dt। अब आई थिंक सब लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। अच्छा यहां किसी के रिस्पेक्ट में है क्या? नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ रही है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। व्हाट इज xm? पोजीशन ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। व्हाट इज xo? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये हो गया, मतलब ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। अब अगर इस तरफ जा रहा है तो ये तो पॉजिटिव होता है, तो यहां पे वेलोसिटी, जिसकी भी वेलोसिटी इस तरफ होगी वो पॉजिटिव, और जिसकी इस तरफ होगी वो नेगेटिव। समझ में आई? चलो ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? y कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है यार। चलो तो फॉर y कॉम्पोनेंट, तो अगर मैं y कॉम्पोनेंट की बात करूं तो बेटा अब मैंने क्या बोला, इमेज की वेलोसिटी, अब y और z रह गया है ना, तो y एंड z दोनों लिख दे रहे, फॉर y एंड z कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी। कितना सिंपल है यार। सबसे पहले तो वेलोसिटी वो क्या बोलते हैं, पोजीशन के लिए, तो पोजीशन के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोजीशन में तो यही रहेगा, जैसे x लिखा है वैसे तुम y लिख दोगे। लेकिन वेलोसिटी में ऐसे डिफरेंशिएट करने से नहीं आएगा, हमें वेलोसिटी को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कि इन मिरर की जो वेलोसिटी है, उसका मिरर की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मिरर के प्लेन के पैरेलल है। मान लो मिरर ऐसे चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक मिरर के पास कौन सी वेलोसिटी ना हो,
प्लेन के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी ना हो। तो मैंने जो नोट लिखा था वो यहां लिख देना पहले तो आप। अब हम बात करेंगे क्या, तो मैं क्या लिखूंगा, अब ये बताओ ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है ना, मिरर की ये एक्स वाले के लिए तो ये वाला डिराइव हो गया है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी हो, मिरर की अगर ये वाली वेलोसिटी है तो ये हो गया है खत्म, ये एक्स कंपोनेंट के लिए तो है। और अगर मिरर में ये वाली वेलोसिटी है या ये वाली वेलोसिटी है तब तो कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इमेज की वेलोसिटी में। अब हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का तो देखें, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर y और z में है तो क्या होगा, चलो तो देखते हैं। तो मिरर y और z में मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भूल जाओ। अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर y में जा रहा है, मान लो ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, तो क्या ये इमेज यहां नहीं पहुंच जाएगी? अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया तो क्या ये इमेज यहां नहीं पहुंच जाएगी? मतलब प्लेन, मिरर के प्लेन के पैरेलल ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वही इमेज की वेलोसिटी होगी, समझ गए? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज y कंपोनेंट, y एंड z दोनों के लिए है ये, बराबर वेलोसिटी ऑफ, अब देखो ऑब्जेक्ट अगर यहां जा रहा होगा तो ये इमेज यहां आ रही होगी, मतलब बस ऑपोजिट होंगे, साइन ऑपोजिट होगा। तो माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे? y में। ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ इमेज का z कंपोनेंट, सॉरी आई एम सॉरी, ये तो वो उसके लिए होगा, y तो सेम ही होंगे, अगर y में ऐसे जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव में ही जाएगा, बराबर होंगे vi का z कंपोनेंट बराबर vo का z कंपोनेंट। मतलब पहले क्या करना है, x वाले के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है और फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज का y कंपोनेंट जो होगा वो वही होगा जो ऑब्जेक्ट का होगा और z कंपोनेंट भी वही होगा जो ऑब्जेक्ट का होगा। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो पूछता है वो, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ, बता देंगे। विथ रिस्पेक्ट टू ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर, बेटा ध्यान सुनना, वेलोसिटी ऑफ इमेज का x कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज का y कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज का z कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इसके बेस पर ये नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट जो भी करना है करो। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इसी पे बेस्ड, चलो यहां कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें इस फॉर्मूले का यूज भी हम आपको करके बता दें। चलो, तो मैंने माना कि ये एक मिरर है, ठीक, चलो मिरर है, आप देखना ध्यान से, ये मिरर यहां जा रहा है, कितने मीटर पर सेकंड से? 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। चलो ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये देखो ऑब्जेक्ट है, अच्छा ये एंगल कितना बन रहा है? ये 30 डिग्री बन रहा है, ठीक। अच्छा इसका प्लेन फिर से वही मैं बता दूं कि ये है एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, अब जेड एक्सिस आप समझ गए होंगे, ये ऑब्जेक्ट है और यहां ये ऑब्जेक्ट है और यहां कहीं इसकी इमेज बनेगी, तो ये इमेज हो गई और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अच्छा कह रहा है कि ऑब्जेक्ट भी यहां जा रहा है, कितने मीटर पर सेकंड से? ये भी ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये एंगल कितना है? ये भी 30 डिग्री है, ठीक। अच्छा तो कह रहा है बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज, चलो तो बताते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो बेटा सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ इमेज का एक्स कंपोनेंट ये मिटा दें, वेलोसिटी ऑफ इमेज का एक्स कंपोनेंट, तो फॉर एक्स कंपोनेंट, तो देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज का एक्स कंपोनेंट बराबर क्या होता है? ये लिखा है माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन नहीं, कंपोनेंट चाहिए तो इसके कंपोनेंट करो, इसके भी करने पड़ेंगे तो इसके भी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक। ये बाय एक्सिस है, तो इसके 5 का ये हो जाएगा 5 cos 30, मतलब cos 30 क्या होता है? √3/2, और ये 5/2 मीटर पर सेकंड, क्लियर, 5 sin 30। ऐसे ये देखो 10 का ये वाला हो जाएगा 10 cos 30, मतलब 5√3, 10 इंटू cos 30 मतलब √3/2, और ये वाला हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, क्लियर। चलो अब देखो बिल्कुल सिंपल है, माइनस तो ये लगा है, लगा दिया। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सा? एक्स कंपोनेंट, तो 5√3/2, तो 5√3/2, चलो प्लस, अच्छा ये प्लस में रखना था कि माइनस में? प्लस में, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो आगे तो माइनस ये वाला लगा हुआ है, चलो प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब वेलोसिटी ऑफ मिरर तो 10 है,
वेलोसिटी ऑफ मिरर तो ये 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, लेकिन ये नहीं एक्स कॉम्पोनेंट, क्योंकि एक्स को डील कर रहे हो आप, तो ये 5√3, तो यहां पे आ जाएगा 2 टाइम्स, अब ये लेकिन -5√3 आएगा। क्यों? क्योंकि ये किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्स में जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज का एक्स कॉम्पोनेंट। कितना आएगा ये, एलसीएम ले लो, तो 2 यहां आ जाएगा -5√3 और प्लस 2 1 4 ये भी माइनस आएगा -20√3। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस का 25√3/2। अब कैलकुलेशन चेक कर लेना अगर कहीं गलती हो जाए तो। चलो ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट। अब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इसमें आई कैप और लगा देंगे, खत्म। एक्स कॉम्पोनेंट है ना, माइनस तो लगा ही हुआ है। चलो, और कॉमन सी बात है, अगर ये यहां जा रहा है तो ये यहां जाएगा, और मिरर भी यहां जा रहा है ना, तो इसका ये वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट। अब वेलोसिटी ऑफ वाई कैसे निकालें, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का वाई कॉम्पोनेंट, कितना सिंपल है, जितना इसका है वही इमेज ऑब्जेक्ट की भी, मिरर की भी पास भी वेलोसिटी है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके चलने से थोड़ी ना ये इमेज चलने लगेगी। तो ये हो जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ इमेज का जेड कॉम्पोनेंट, अब यार जेड कॉम्पोनेंट तो इसमें ही नहीं है, ऑब्जेक्ट में नहीं है, तो फिर 0, जेड में मूव नहीं करेगी। अब क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, तो यहां लिख दे रहे हैं मैं फाइनल वेलोसिटी, वी आई बराबर वेक्टर फॉर्म में ये देखो -25√3/2 आई कैप और प्लस 5/2 जे कैप प्लस 0 के कैप, ये हमारा हो गया। ठीक, अब एक टॉपिक हमारा इसमें, ये इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक आप सब लोग कर सकते हो, बड़े सिंपल से हैं। ठीक, अब एक लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है प्लेन मिरर में। टिल्टेड मिरर्स होंगे, उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो इमेज कैसे बनाएंगे। ठीक, देखो बेटा, ये 2 मिरर्स हैं M1 और ये M2, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। ध्यान रखें, दोनों मिरर्स एक दूसरे के एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे, और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है P, जो कि बेटा देखना ध्यान से, जो कि ये O जो है, इसको O बोल दे रहे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि मिरर M1 के साथ बीटा एंगल पे है। इसको एक काम करते हैं, इसको M1 बोल देते हैं, इसको M2 बोल देते हैं। देखो M1 के साथ ये जो P है, P पॉइंट को यहां ओरिजिन से जोड़ो, मिरर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से जोड़ो, लाइन से एक लाइन बना दो ऐसे ही, तो वो लाइन M1 के साथ अल्फा एंगल बना रही है और M2 के साथ बीटा एंगल बना रही है। मतलब ऐसा कुछ है, देखो ये 2 मिरर है मान लो 60 डिग्री पे, तो यहां पे एक ऐसे लाइन बनाओ, यहां पे ये मिरर है और यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया P, तो यहां मान लो 10 डिग्री और ये 20 डिग्री है, सॉरी ये 30 डिग्री मान लो, ये 10 डिग्री ये 20 डिग्री, या अगर 30 पे 15 डिग्री पे हो तो एंगल बाइसेक्टर, इसका मान लो ये 60 डिग्री है पूरा, तो एंगल बाइसेक्टर जाएगा 30 डिग्री पे, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। लेकिन अगर यहां पे टोटल है, देखो ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है, और अगर इसके एंगल बाइसेक्टर पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दें हम, P ऑब्जेक्ट, ये मिरर्स हैं, तो ये दोनों के लिए सिमेट्रिक रखा है ना, एंगल बाइसेक्टर पे तो सिमेट्रिक हो गया दोनों के लिए। लेकिन अगर मान लो ऐसा ना हो, ये रखा हो यहां इस साइड थोड़ा ज्यादा झुका हुआ हो ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लो 50 डिग्री हो और ये 10 डिग्री हो, तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा। क्लियर? ओके, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, मिरर्स के बीच का, थीटा। चलो अब देखो ध्यान से, अब मुझे पता क्या करना है, एक्चुअली में मुझे यह पता करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो M1 और M2 ऑब्जेक्ट P की इमेज बनाएगा। कौन बनाएगा? M1 भी बनाएगा, M2 भी बनाएगा। अब बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इससे तुम्हें आगे के लिए और भी चीजें फील होनी बहुत जरूरी है। हम ऑब्जेक्ट कैसे डिसाइड करते हैं, इमेज कैसे डिसाइड करते हैं, है ना, ये हम बताएंगे मल्टीपल प्लेन्स के लिए। तो अभी देखेंगे, मजा आएगा आपको। सबसे पहले तो इस ऑब्जेक्ट की टोटल कितनी इमेजेस बनेंगी, अगर कोई यहां से देखे तो उसको कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस दिखाई दे सकती हैं, उसके लिए ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। लेकिन ये आए कहां से, ये मैं सब कुछ बताऊंगा, पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। ठीक, अभी चलिए तो केस फर्स्ट। अगर सबसे पहले तो ये थीटा एंगल क्या है, ध्यान रखो, दोनों मिरर्स के बीच का एंगल।
अगर 360 अपॉन थीटा, 360 डिग्री अपॉन थीटा, थीटा की वैल्यू जो भी है 60, 30, 20 जो भी है, अगर 360 अपॉन थीटा निकालेंगे, 360 अपॉन मान लो थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो रखो कितना आएगा 30, 12 आएगा, है ना। तो 12 कैसा होता है, इवन नंबर होता है। 12 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। देन नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो इस फॉर्मूले से आएंगी। 360 अपॉन थीटा मतलब 12 माइनस 1 11 आएंगी, ठीक। अच्छा, अगर 360 अपॉन थीटा ऑड, अच्छा इसमें कोई मतलब नहीं है, नो मैटर कि ये कहां रखा है, एंगल बाइसेक्टर पे रखा है या नहीं रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कब, जब इवन नंबर हो, ठीक। अब देखो, अगर 360 अपॉन थीटा ऑड नंबर आए, ऑड आ जाए, जैसे 5 आ जाए, 3 आ जाए, देन नंबर ऑफ इमेजेस होता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1, मतलब यही होता है। लेकिन कब, जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर लाइन, मतलब सिमेट्रिकल रखा है अगर, तो यही फॉर्मूला होगा जो इवन में आया था, वही ऑड में भी होगा नंबर ऑफ इमेजेस का। लेकिन अगर 360 अपॉन थीटा ऑड नंबर है, देन नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 अपॉन थीटा, इसमें माइनस 1 था, इसमें नहीं किया। कब, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक मतलब ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर के इधर उधर रखा है, और एंगल बाइसेक्टर में रखा है, तो एक इमेज ज्यादा हो जाती है। 360 अपॉन थीटा जो एक कम था ना, वो नहीं किया इसमें। क्लियर, ये फॉर्मूला है, याद रखना है। अब अगर ऑड और इवन कुछ ना आए, मतलब इंटीजर ही ना आए, तो फिर हमें प्रॉपर मेथड फॉलो करना होता है। अब वो प्रॉपर लिखा है, प्रॉपर मेथड फॉलो करोगे, वो प्रॉपर मेथड क्या है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको देखते हैं, फिर आप देखोगे कि ये कितना सिंपल है, ठीक। कुछ नहीं है इसमें। तो चलो पहले मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूं। मान लेते हैं दो मिरर हैं, कोई एक उनके बीच में एंगल ले लेते हैं। तो पहले फील कराने के उद्देश्य से, किसके उद्देश्य से, फील कराने के उद्देश्य से मैं दो मिरर्स के बीच का एंगल ले रहा हूं 90 डिग्री, ठीक। किस उद्देश्य से, सिर्फ फील कराने के उद्देश्य से। चलो तो ये हो गया हमारा, देखो एक मिरर, देखो बेटा, ये हो गया हमारा मिरर M1 और ये हो गया हमारा मिरर M2। क्लियर। अब हमें बेसिक रूल्स तो पता है कि मिरर से इमेज कैसे बनती है, ठीक है। अब इसमें और भयंकर भयंकर चीजें आपको फील होंगी। और एक्सटेंडेड मिरर करते थे, याद है ना, मिरर को एक्सटेंड करना भी सीखना है हमें। तो दो मिरर से उनके बीच में 90 डिग्री का देखो ये एंगल है, और यहां कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक। तो ये थीटा कितना है, 90 डिग्री, अभी बताया था। तो चलो पहले तो 360 अपॉन थीटा कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 360 अपॉन 90 बराबर 4 आएगा। मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, 4 माइनस 1, याद है ना, इवन है ये, तो इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस होगा 360 अपॉन थीटा जो आया था -1, मतलब 3 इमेजेस बनेंगी। अब इसकी 3 इमेजेस कहां बनेंगी, पोजीशन क्या होगी उनकी, क्या क्या रूल्स होंगे, वो पूरा सीखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे 3 इमेजेस बनेंगी, ठीक। तो चलो भाई यहां रख देते हैं हम ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, चलो हमने ये ऑब्जेक्ट रख दिया। अब बिल्कुल ध्यान से समझो, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं M1 से। तो हमें पता है कहां बनने वाली है, इसकी यहां मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी इमेज मुझे पता है कि इसकी इमेज यहां बनेगी, क्योंकि मुझे इसका रूल पता है। तो ये ऑब्जेक्ट था O, मैंने इस इमेज को बोला I1। ध्यान से समझना। अब ये इमेज बनी कैसे, इसको भी बता देते हैं। तो मैंने बोला था कोई भी 2 रेज भेज दो। तो चलो 1 2 3 4 जितनी भेजनी, तो मैंने एक रे तो भेजी ये, और एक रे भेजी ये। चलो भैया ये भेजी एक ये भेजी। चलो इनका रिफ्लेक्शन कराते हैं, ठीक है। तो इनका रिफ्लेक्शन कराओगे तो यहां पे नॉर्मल बनाओगे, और जितने एंगल पे ये और ये आई हैं उतने पे ये चली जाएंगी। और जब ये यहां जाएंगी तो यहां आगे नहीं मिलेंगी, याद करो, आगे नहीं मिलेंगी, कहां मिलेंगी, पीछे बढ़ाने पे मिलेंगी। तो ये ऐसे जाएगी, देख लो बिल्कुल सेम एंगल पे गई। अच्छा ये वाली ऐसे ऐसे जाएगी, देखो ये चली, ध्यान से समझना, इस पे गौर करना। ये ठीक, फिर से एक बार, यहां से 2 रेज आई, ये और ये,
और ये रिफ्लेक्ट होके यहां चली गई, तो यहां तो आगे मिल नहीं रही है, देखो दूर दूर हो रही, मिलेंगी कहां से, दूर दूर हो रही रिफ्लेक्शन के बाद, तो पीछे बढ़ाने मिलेंगी। तो ये वाली रेस क्या बनाती हैं, ये वाली रेस क्या बनाती हैं, इस मिरर के लिए ध्यान रखो, M1 के लिए ये वाली रेस क्या बनाएंगी, ये वाली रेस क्या बताएंगी, ऑब्जेक्ट। और रिफ्लेक्शन के बाद जो रेस मिली वो क्या बनाती हैं, वो क्या हमें एक्सप्रेस करती हैं, इमेज के बारे में। रिफ्लेक्शन के बाद जो रेस आती हैं वो किसी मिरर से, रिफ्लेक्शन के बाद जो रेस आती हैं वो जहां मिल जाती हैं वहां इमेज बनती है। तो यहां आगे तो नहीं मिल रही, तो पीछे बढ़ाने पे यहां इमेज बन गई। चलो बात खत्म। तो M1 ने ऑब्जेक्ट O की ये इमेज बनाई, कैसी इमेज बनाई, ये इमेज किससे बनी, बाय M1, बाय M1। और ये इमेज है कैसी बेटा, ये इमेज वर्चुअल है ना, क्योंकि ये रेज यहां पीछे बढ़ाने पे मिलने से बनी है, डायरेक्ट नहीं बनी। अब सुनो, इस ऑब्जेक्ट का क्या ये वाला मिरर इमेज नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। कहां बनाएगा, यहां बनाएगा। कौन सी रेस से बनाएगा, क्या ये वाली रेस से बनाएगा, क्या नहीं, इससे जो रेज आई, देखो देखना, ये आई एक रे, ये आई, मैंने बोला था कहीं भी भेज दो इमेज यही बनेगी, लेकिन यही बनेगी। बनाओ कैसे, तो यहां नॉर्मल बनाओगे, यहां नॉर्मल बनाओगे। अब ये रे ऐसे भागेगी, ये वाली ऐसे भागेगी, ये दूर दूर हो जाएंगी, लेकिन यहां बढ़ाने पे मिल जाएंगी। तो ये ऐसे ऐसे, ये देखो जितने एंगल पे आई उतने पे चली गई, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये आई और ये चली जाएगी, देखो दूर दूर हो रही, तो यहां पीछे बढ़ाने पे ये मिलेंगे। क्लियर। अच्छा, तो देखो बेटा, इसकी इमेज इस मिरर ने ये बनाई, इसकी इमेज M2 मिरर ने ये बनाई, तो मैं इसको I2 बोल देता हूं। देखो ये I1 है और ये I2 है, इसकी इमेज इस मिरर ने ये बनाई, ठीक, कैसी, वही वर्चुअल। अच्छा, अब थोड़ा एक बात बताओ मुझे, जब किसी मिरर पर रेज गिरती हैं, जब किसी मिरर पर रेज गिरती हैं, तो वो रेज हम क्या बोलते हैं, ये रेज इंसिडेंट रेज है, सही बात है। फिर उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद चली जाती है, वो इमेज बनाती है। अच्छा, तो जब किसी मिरर पे जो रेज गिरती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ऑब्जेक्ट को, है ना। अच्छा, तो देखो बेटा, इस वाले मिरर पे M2 पर ये वाली रेज गिरी, देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आके रेज गिरी, है ना। तो ये वाली दोनों रेज कहां से आ रही, ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, इसके लिए ये इमेज बन गई, देखो वर्चुअल है ना, ये रिफ्लेक्शन के बाद। अच्छा, तो इनको ये तो समझ गए होंगे, ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी ये वाली, ये ध्यान रखना है। अब मैं मिटा रहा हूं इसको, क्योंकि चलो ये मैं मिटा रहा हूं, मैं बोलूंगा अभी जब I2 नाम है इसका, ये कैसे बनी बता दिया मैंने, अब मैं ये मिटा रहा हूं सब। चलो भैया मिटा दिया, ये भी पूरा। अब हम इनकी बात ही नहीं करना, क्योंकि इनके बारे में तो हम पहले ही से सीख चुके हैं, ये वाली इमेज फॉर्मेशन तो हम पहले ही पता था। अब थोड़ा ध्यान दो, अब हम बात करेंगे इस M2 मिरर पर, इस M2 मिरर पर जो रेस गिर रही हैं उनकी बात करना है। तो पहले तो ये गिरी थी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आई थी, हो गई बात खत्म, इमेज भी बन गई I2। लेकिन जरा इन रेस को देखो, मतलब यहां से जो M1 पे गिरती हैं, यहां देखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इस तरफ जो रेस यहां गिरती हैं वो रिफ्लेक्ट होके इस पे भी तो गिरती हैं। अच्छा, यहां वाली रेस जो यहां जाएंगी वो तो यहां चली जाएंगी हवा में, वो नहीं गिरेंगी इस पे। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इस तरफ जो पार्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट से जो रेस यहां गिर रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद देखो ये आ रही है। तो इस मिरर के लिए देखो, फिर सुनो, इस मिरर के लिए ये और ये दोनों रेस क्या हैं, ये दोनों रेस इस मिरर के लिए इंसिडेंट रेस हैं, तो ये ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रही है ना। और ये रिफ्लेक्टेड रेस हैं, इसके लिए M1 के लिए ये रिफ्लेक्टेड रेस हैं, तो ये इमेज रिप्रेजेंट कर रही हैं। रियल वर्चुअल जो भी है वो बता चुका हूं मैं तुम्हें कैसे पता करते हैं। लेकिन ये वाली रेस इस मिरर के लिए क्या है, इंसिडेंट है। देखो ये दोनों रेस इस मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड है, इमेज रिप्रेजेंट किया, लेकिन इस मिरर पे तो ये इंसिडेंट हो रही है। तो फिर इस मिरर के लिए ये दोनों रेज जो इससे रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं वो इंसिडेंट रेज हैं और ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये जो इमेज है, अब ये वाली बताओ, ये वाली इमेज, ये वाली जो रेज हैं, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक रे ये है और एक रे ये है,
ये इंसिडेंट रेज हैं, बताओ ये कौन से ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं? तो जहां से ये आ रही हैं, तो ये कहां से आ रही हैं? अब तुम ये मत बोलना कि ये दोनों यहां से आ रही हैं, नहीं, सीधा अगर मुझे इससे इन दोनों रेस से ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है तो सीधा में आना पड़ता है। ये थोड़ी कि इनको यहां से बोल दो कि यहां से ऐसी ऐसी आ रही है, नहीं, समझ गया ना? तो ये वाली रेस अगर मुझे बताना है कि ये रेस ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रही है, इसके लिए इंसिडेंट रेस है, तो कहां है ऑब्जेक्ट? तो इनको सीधा पीछे बढ़ाओ, तो ये ऑब्जेक्ट जो ये होगा, जो भी होगा ये, वो मतलब ये पॉइंट पे जो भी होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। मतलब ये I1 behaves as an object for M2 while I1 is actually image formed by M1, but this I1 which is image formed by M1 is now acting as object for M2 because these incident rays are seems to be coming from I1 and these are incident rays on M2, that's why this point will behave as an object। अब तो ये मतलब ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन ये हो गया कि ये ऑब्जेक्ट है। इतनी बात क्लियर होगी, नहीं आ रहा हो समझ में अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो तो फिर से सुनना मेरी बात को। तो ये ऑब्जेक्ट है अब इसके लिए। अब यार ये क्वेश्चन तो ये हो गया, देखो ये क्वेश्चन ये हो गया कि ये है मिरर और यहां है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और यहां मिरर है, तो क्या फर्क पड़ता है? एक्सटेंड कर लो इसको, इमेज तो यहीं बनेगी लेकिन, है ना? अब ये बताओ ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये इसके लिए ये कौन, मतलब ये वाली जो लाइंस हैं वो यहां से कौन सा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेंगी? तो अगर यार सीरियसली बात है, सिंपल सी बात है, एक्चुअली में अगर ये रेज यहां से तुम्हें ऐसी दिख रही हो, ये भूल जाया करो, ये भूल जाओ, ये तुम्हें पता ही नहीं है, तुम तो बस इतना पार्ट देखोगे। तो अगर तुम्हें इतना पार्ट दिखाओ तुम क्या बोलोगे? सर ये कन्फर्म यहां से आ रही है ना? तो ये सोर्स है, मतलब ऑब्जेक्ट है ये, तो ये रियल ऑब्जेक्ट है। मतलब I1 behaves as, अब इसको देखो एक्सटेंडेड मिरर, ये क्या है? एक्सटेंडेड M2 मिरर, ठीक। अब M2 मिरर के लिए I1 क्या है? रियल ऑब्जेक्ट। I1 इस M2 के लिए दो ऑब्जेक्ट हो गए। देखो एक तो ये O दिख ही रहा ऑब्जेक्ट, लेकिन इस M1 ने O की जो इमेज बनाई I1 वो भी इस M2 के लिए रियल ऑब्जेक्ट है। ये देखो रेस कर रहे हैं, तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, तो फिर इसकी इमेज यहां बनेगी, ठीक। अब देखो बनेगी कैसे, कैसे बनेगी वही बताता हूं। ये रेज आ रही है, देखो ये वाली और ये वाली, यहां पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ करो, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, यहां नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ये बताओ ये रेज यहां से सोचो, जब ये रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज वर्चुअल बनेगी, तो ये यहां मिलने वाले नहीं है। और कॉमन सेंस की बात है, ये एंगल छोटा है तो ये छोटे एंगल पे जाएगी, ये एंगल देखो बड़ा है तो ये बड़े एंगल पे जाएगी। तो क्या ये पैरेलल हो सकती हैं या मिल सकती हैं? नहीं, ये छोटा है, इसके साथ ये छोटा और ये बड़ा, तो ये तो ऐसे जाएंगी, तो पीछे बढ़ाने पे मिलेंगी, समझ गए? तो इसको पीछे बढ़ाओगे, देखो यहां मिल गई, इसको पीछे बढ़ाओगे यहां पे मिलेगी, और ये ऐसे चली जाएगी। देखो ये एंगल, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये छोटा ये बड़ा, तो यहां पर I1 की इमेज बनी, किसने बनाई? बाय M2। ये I1 की इमेज यहां बनी, कौन सी? इसको बोल देते हैं I2 डैश, ठीक। तो I2 डैश क्या है? I1 की इमेज है। I1 क्या है? M2 के लिए रियल ऑब्जेक्ट है, और I1 इस M1 के लिए वर्चुअल इमेज है। M1 ने O की वर्चुअल इमेज I1 बनाई, जो कि M2 के लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और M2 ने इस रियल ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे वर्चुअल बनाई। देखो वर्चुअल क्यों? क्योंकि ये रेज एक्चुअली में आगे नहीं मिली, पीछे बढ़ाने मिली, तो ये रियल इमेज नहीं हो सकती, वर्चुअल इमेज होगी, ठीक। तो ये I2 डैश क्या है? वर्चुअल इमेज। क्लियर? अब बहुत ध्यान सुनना। अब बेटा जो तुमने इस पे रेस गिराई थी, देखो इस पे जो तुमने, ये आई थिंक सबको समझ में आ गया, इस पे जो रेस गिराई वो यहां गिरी, है ना? और यहां वाली रेस हवा में चलेगी, उनसे मतलब नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही इसके लिए भी तो करो। क्या करो? इससे जो रेस, देखो यहां पे एक परपेंडिकुलर डालो, जैसे यहां डाला था ऐसे यहां डालो, इस तरफ जो रेस आएंगी वो तो यहां चली जाएंगी, लेकिन इस बाइस परपेंडिकुलर के इस साइड जो रेस आएंगी वो यहां भी तो रिफ्लेक्ट होके जाएंगी। मतलब कि इस O ने यहां पे जो इमेज बनाई थी सबसे पहले, उसका नाम मैंने I2 बताया था, वो कैसे बनी थी?
यहां वो किसी भी रेस से बना दो, चाहे यहां वाली से बना दो चाहे यहां वाली से बना दो, यहां वाली ऐसे आके यहां चली जाएंगी, पीछे यहां मिलेंगी, यहां वाली यहां चली जाएंगी, पीछे यहां मिलेंगी, लेकिन जो यहां चली जाएंगी वो इसके लिए इस पे इंसिडेंट होंगी और वो इससे आ रही होंगी, इमेजिन मतलब प्रतीत हो रही होंगी आती हुई, जैसे यहां बनाया था मैंने इनके लिए, वही ऐसे यहां पे। तो ये अब M1 क्या करेगा, इस I2 की इमेज बनाएगा, क्योंकि I2 अब M1 के लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। वो कैसे होगा वो मैं बताता हूं, पहले तो इतना बना लेना आप लोग, ठीक। अब बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, मैं यहां पे बना रहा हूं इसका डायग्राम, ठीक। देखिए हाँ बेटा, ये देखो M2, और ये M1। अब यहां पे ये रखा था ऑब्जेक्ट अपना, क्या हुआ था, पहले तो परपेंडिकुलर बना लिया ऐसे, यहां से एक रे आई थी ऐसे, फिर यहां और एक रे आई थी ऐसे, चलो ठीक, ये दो रेज आ रही हैं। अब यहां पे इमेज कैसे बनी थी, देखो यहां बनी थी इमेज, कैसे बनी थी, I2 बनी थी। तो यहां पे हमने नॉर्मल बनाया और ये रे हमने ऐसे भेजी और ये आएगी यहां से आती हुई, प्रतीत होगी, ऐसे जाएगी, ठीक। तो ये ऐसे चली गई, क्लियर, जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है। अब बेटा यहां देखो, तो ये एंगल थोड़ा बड़ा है तो ये ज्यादा एंगल पे जाएगी, लेकिन पीछे यहीं से मिलेगी, ये मैं बता चुका हूं। तो यहां चली जाएगी ये वाली रे, ऐसे कुछ आ जाएगी, ठीक। अब देखो देखो फिर वही बात हो गई, ये दोनों रेस इंसिडेंट है इस मिरर के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट है इसके लिए, और ये रेस चली है देखो रिफ्लेक्ट होके, तो इन्होंने पीछे इमेज बनाई I2, जो O की इमेज है I2, M2 ने बनाई। लेकिन ये जो दो रेज हैं, ये और ये जो इससे ये रिफ्लेक्ट होने के बाद नहीं है, ये इस मिरर पे इंसिडेंट रेज हैं। तो अब फिर से क्या होगा, फिर से इमेज बनेगी। तो इमेज देखो अब कैसे बनेगी, तो ये अब इस पे नॉर्मल बनाओ तो ये ऐसे चला जाएगा और इमेज बनेगी कहां, फिर वही, अब देखो ऑब्जेक्ट है ये और मिरर है ये रेज आ रही हैं, कौन से ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, I2 को, और मिरर ये है इस पे गिर रही है, तो इसको एक्सटेंड करो, तो एक्सटेंडेड क्या है ये, एक्सटेंडेड M1। अब इमेज कंफर्म है, इमेज यहां बननी है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है, उतनी ही डिस्टेंस ये है, सेम डिस्टेंस है भैया, ये भी D, ये भी D, ये भी D, ये भी D। अब बनाओ तो इमेज कहां बनेगी, देखो ये वाली रे आई, पहले तो यहां पे नॉर्मल बनाया तुमने, देखो ये है नॉर्मल, और ये ऐसे चली जाएगी, और ये वाली देखो ज्यादा एंगल पे, ये छोटा एंगल है, ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है, तो ये और दूर जाएगी, तो ये बढ़ेंगी लेकिन मिलेंगी पीछे ही। तो इसको पहले से, क्योंकि अपने पास इतना वो नहीं है, पहले से ऐसे बना दिया, ठीक। चलो अब ये वाली रे देखो आई, और ये ऐसे से ज्यादा एंगल पे जाएगी लेकिन मिलेगी यहीं, ये चली जाएगी, ठीक। तो देखो ये बन गई इमेज I1, कौन सी, I2 डैश, इसको मैंने क्या बोला था यार, इसको I1 बोला, इसको I2 डैश बोला, चलो इसको I2 बोलते थे, ठीक, समझ गया ना, नहीं अरे इसको सॉरी, इसको I1 डैश बोलो ना, ये I1 डैश है, ठीक है, और इसको बोलो क्योंकि ये I2 की इमेज है इसलिए इसको I2 डैश बोल दिया, बनाई किसने, बाय M1, ठीक। अब यहां पे मैं लिख देता हूं, तो देखो I2 क्या है, यहां पे I1 क्या थी, रियल ऑब्जेक्ट इसके लिए M2 के लिए, फॉर M2, ये ध्यान रखना, फॉर M2, और I1 डैश वर्चुअल इमेज है इसकी। अब यहां पे I2 क्या है, तो I2 जो है वो इस M1 के लिए रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट फॉर M1, और I2 हो गया। I2 डैश क्या है, I2 डैश है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बाय फॉर्म्ड बाय M1, ये तो मैंने लिख दिया है, तो ये हो गया। देखो अब बेटा एक बात सुनो, याद करो यहीं पे I1 डैश बनी थी, वही डिस्टेंस D, वही यहां से ये सब, सॉरी ये वाली डिस्टेंस भी D,
डी, है ना। अब सोचो इस पॉइंट मतलब यहां से ओरिजिन से, देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वहां से यहां पे एक डी 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 सब डी डी डिस्टेंस में सारी इमेजेस बनी है। मतलब ये वाली I1 डैश और ये I2 डैश एक ही पॉइंट पे बनेगी, समझ गए ना। मतलब दो इमेज हैं लेकिन वो पॉइंट एक ही है, एक ही जगह पे बन गई तो कोइंसाइड कर गई दो इमेजेस। मतलब टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई, तो एक तो इसकी डायरेक्ट यहां बनी, एक इसकी डायरेक्ट यहां बनी, दो तो डायरेक्ट हो गई। एक इसकी इमेज यहां बनी जो अभी मैंने बनाई, और एक इसकी इमेज यहां बनी थी जो इसने बनाई थी एक्सटेंडेड M2 ने, ठीक है। और ये I1 डैश और I2 डैश कोइंसाइड कर रही है, इसलिए यहां पे एक ही इमेज दिखेगी। इमेज तो दिखने से होती ना, बन तो नहीं है दो, लेकिन दिख तो एक ही रही क्योंकि एक ही पॉइंट पे है। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हुई, एक, दो और एक ये जो कि कोइंसाइड कर रही हैं 3। समझ गए। तो एक फॉर्मूला भी हमारा वैलिड हो गया और ये भी वैलिड हो गया। अब इन चारों इमेजेस को अगर तुम मिलाओ, सोचो कॉमन सेंस की बात है यार, तो एक सर्कल बनेगा। मतलब ये जो दोनों जितने भी मिरर्स, दो मिरर्स थे, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से ये जो है वो रेडियस होती है, इस रेडियस के सर्कल में ही सारी इमेजेस बनती हैं जितनी भी बने, ठीक। अब हम ये तो 90 डिग्री लेके मैंने बताया, अब हम जनरल कोई भी एंगल लेके कल और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको 100% और क्लियर होगा। और आई थिंक अभी भी बिल्कुल ही क्लियर होगा, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो इस टॉपिक को, इस वाले टॉपिक को एक बार फिर से जरूर देखें।